प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो शुरुआती पहला वंश है जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जानते हैं, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद जो है खिलजी वंश जो है वो हमें आज देखना है। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए और जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताइए, जो कल तक आप लोगों ने पढ़ा उसमें कोई डाउट तो नहीं है? कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों को लग रहा हो ये समझ नहीं आया है, या क्वेश्चन जो है ये हमने पढ़ा था लेकिन हमसे बन नहीं पा रहा है? तो अगर कुछ भी ऐसा है तो सबसे पहले आप जो है बताइए, तो हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे। देखिए, गुलाम वंश जो है एक अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और खिलजी वंश भी वैसा ही है, यानी दिल्ली सल्तनत जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फैक्चुअल डेटा तो पूछा ही जाता है, साथ ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो कला से संबंधित यानी आर्ट एंड कल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप लोगों का कोई भी यहाँ पर डाउट हो तो मुझे बताएं, और फिर नहीं तो हम क्या करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं खिलजी वंश ऐसा, या खिलजी डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं। टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी ऐप पर? एक्चुअली टेस्ट सीरीज जो है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं की हुई है, हम टेस्ट सीरीज जो है वो जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी के अंतर जो टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट वाला आपका सेगमेंट है उसी में ही टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना, ऐसा। तो जैसे ही ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी तो आप लोगों के पास में इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, और बाकी अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं एक बार सर से बात कर लूंगा और मैं एग्जैक्ट डेट आपको कल बता दूंगा, या सर ही आपको मैसेज कर देंगे कि टेस्ट सीरीज जो है वो कब तक लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है सतीश, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा देखिए, तो जैसा कि हमने देखा कि जो ममलूक वंश या गुलाम वंश होता है, गुलाम वंश का अंत कब हो जाता है? तो हमने देखा 1290 के आसपास यानी 1290 में जो ममलूक या गुलाम वंश थे उसका अंत हो जाता है। और ममलूक या गुलाम वंश के अंत होने के बाद जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नए वंश की स्थापना की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उसको हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। ऐसा, तो गुलाम वंश या ममलूक वंश गुलाम वंश के बाद भारत में जो स्थापना होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा खिलजी वंश के संबंध में ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो भारत में 1290 यानी 1290 में इसकी शुरुआत होती है और ये 1320 तक रहता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 वंश हमने देखे उसमें सबसे कम कार्यकाल तक शासन करने वाला ये वंश हुआ करता था, है ना, सबसे कम समय तक। ठीक है, ऐसा। ओके अमित, गुड आफ्टरनून। तो ऐसा हुआ करता था। इन्होंने मात्र कितने वर्ष शासन किया है? तो आप देख सकते हैं मात्र इन्होंने 30 वर्ष ही शासन किया है। कितने वर्ष? तो 30 वर्ष ही इनके द्वारा यहां पर शासन किया गया है। ठीक है, ऐसा। तो कितने वर्ष? 30 वर्ष ही इनके द्वारा शासन यहां पर किया गया है।
गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइए जो हमने कंप्लीट किया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था। ठीक है, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक जो हुआ करते थे जिनका नाम था क्यूमर्स, क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। आप कह सकते हैं इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संस्थापक कौन था? तो जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ऐसा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। ठीक, ऐसा माना जाता है कि खिलजियों ने जब खिलजी वंश की स्थापना की तो एक हिसाब से इन्होंने जो इसके पहले शासक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो इलवरी तुर्क हुआ करते थे। कौन से? इलवरी तुर्क हुआ करते थे। तो इलवरी वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, इलवरी शासकों का अंत कर दिया था और नए वंश की स्थापना की थी। बेसिकली जो खिलजी हुआ करते थे तो ये भी तुर्की ही हुआ करते थे, तुर्क ही हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन क्या थे, ये लंबे समय से अफगान वाले क्षेत्र के आसपास रह रहे थे और यही कारण है कि इसमें हमें वो कल्चर देखने को मिल जाता है। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जब इस वंश की स्थापना की गई तो ये सत्ता परिवर्तन का जो दौर था, इस सत्ता परिवर्तन को हम खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसलिए इसको खिलजी क्रांति कहते हैं क्योंकि देखिए इसके पहले गुलाम वंश में जो बलवन शासक हुआ करता था, बलवन के द्वारा जो सुल्तान का पद था उस सुल्तान के पद का दैवीकरण किया गया था और सामान्यतः उसने रक्त की शुद्धता पर बल दिया था। उसका क्या मानना था कि कोई भी व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता है, बल्कि सुल्तान वही बन सकता है जिसका रक्त शुद्ध हो और जो उच्च वंश का हो। लेकिन खिलजियों ने ये जो परंपरा बलवन के द्वारा लागू की गई थी उसको बदल दिया। खिलजी जो है वो आम व्यक्ति हुआ करते थे, साधारण व्यक्ति हुआ करते थे और जब खिलजियों ने अपने राजत्व सिद्धांत को लागू किया तो उसमें ये बतलाने की कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति जो शक्ति है, जिसके हाथ में क्या है? पावर है, जिसके हाथ में शक्ति है, वो व्यक्ति क्या बन सकता है? शासक बन सकता है। शासक बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति उच्च कुल का हो या उच्च वंश का हो। अगर उच्च कुल और उच्च वंश का होने के बावजूद भी उस व्यक्ति में योग्यता नहीं है तो वो अच्छा शासक नहीं बन सकता है या वो शासक बन ही नहीं सकता है। और खिलजियों ने इस बात को सिद्ध किया और यही कारण है कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ करता था उस सत्ता परिवर्तन को खिलजी क्रांति या खिलजी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ऐसा करके चलिए खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो जो जलालुद्दीन, यही कारण हुआ करता था कि जो जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन ने जब क्यूमर्स की हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना की तो बलवन के द्वारा जो सिंहासन बनवाया गया था उसने बोला कि मैं बलवन के इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, बल्कि कैकुबाद के द्वारा दिल्ली के पास में किलोखरी में, कहां पर? किलोखरी में एक महल का निर्माण करवाया गया था। हालांकि महल कैसा था? अभी अधूरा था। ठीक है, अपूर्ण हुआ करता था। तो इसने इसी अपूर्ण महल को पूर्ण करवाया, किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया और वहीं पर उसने बैठना स्टार्ट किया। ऐसा करके उसने बलवन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं बलवन द्वारा बनाए गए सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ठीक, ऐसा। ओके स्वाति, गुड आफ्टरनून, जय श्री महाकाल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात क्लियर। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किसको राजधानी बनाया गया था शुरुआत में? तो किलोखरी को राजधानी बनाया गया था और ये जो किलोखरी हुआ करती थी ये दिल्ली के पास में ही थी। ठीक है, ऐसा करके जो कि कैकुबाद के द्वारा उसका निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन कैकुबाद की बीच में ही हत्या हो जाती है। ठीक, अब देखिए जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु लगभग 70 वर्ष थी। कितनी हुआ करती थी? जब वो गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी आयु 70 वर्ष हुआ करती थी। यानी उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बूढ़ा था, वो वृद्ध हुआ करता था। और वृद्ध होने की वजह से अब उसका मन जो है वो उतना अधिक युद्ध क्षेत्र में नहीं था। मतलब उसका मन ऐसा नहीं था कि हम कहीं युद्ध करें और युद्ध करने के लिए कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसने अपनी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की नीतियों में
थोड़ा उदारता दिखाई। और इस उदारता दिखाने का कारण क्या है, ये जो उसने लिबरलनेस दिखाई, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है उसकी उम्र जो कितने वर्ष थी, 70 वर्ष थी, बूढ़ा हो चुका था वो, तो वो भी जानता था कि मैं इतना शक्तिशाली तो अब बचा नहीं हूं। और यही कारण हुआ करता था कि उसने जो अभियान किए या उसके ऊपर जब आक्रमण होना स्टार्ट हुए तो वहां पर उसने अपनी उदारता की नीति का अनुसरण किया। ठीक, उसने सबसे पहले क्या किया कि बलबन के जो अन्य घर परिवार के लोग हुआ करते थे या उसके जो अन्य फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे, जो पहले से राज्य के अच्छे उच्च महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे, उनको उन पदों से नहीं हटाया। उसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस पद पर काम कर रहा है उस पद पर काम करते रहेगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता मैंने भले ही अपने हाथ में ले ली हो, लेकिन मैं पुराने जो मतलब व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनको उनके पद से अलग नहीं करूंगा। ठीक, तो एक तो उसने ये काम किया। दूसरा, जो उसने अपने अभियान किए, उन अभियानों में भी हमें उसकी उदारता दिखाई देती है। जैसे अगर हम बात करें कि 1291 में 1291 के आसपास की बात है, उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। कहां पर? रणथंभौर पर। ऐसा रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर के किले को घेरा गया, और जब रणथंभौर के किले को यहां पर घेरा गया तो किले को घेरने के बाद वो कुछ समय तक वहां पर घेरा डाले रहा, लेकिन फिर वहां से वापस आ गया। ठीक है, और वापस यानी उसने रणथंभौर के किले को नहीं जीता। ठीक, और ना जीतने का उसने कारण बताया कि जो रणथंभौर की सेना हुआ करती थी, वो चूंकि रणथंभौर एक राजपूत क्षेत्र हुआ करता था, और उसने कहा कि मेरी जो सेना है वो मुस्लिम सेना हुआ करती थी, अगर युद्ध होगा तो युद्ध में दोनों तरफ से सैनिक मारे जाएंगे, जिसमें मेरे मुस्लिम सैनिक भी मारे जाएंगे। और उसने कहा कि मैं अपने मुस्लिम जो भाई हैं उन भाइयों के रक्त को नहीं बहाना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा करके, और यही कारण हुआ करता था कि रणथंभौर के अभियान से वो कहां हो गया, वापस हो गया। ठीक है, ऐसा इसका मतलब है कि उसका जो अभियान था, ये अभियानता में उसने कैसी नीति दिखाई, तो उसने उदारता की नीति दिखाई। ठीक है, ऐसा करके किसके संबंध में? रणथंभौर के संबंध में हमें दिखाई देता है। ठीक, इसी के समय हमें पता चलता है कि 92 के आसपास की बात है। 92 में यानी कि आपका क्या बोलते हैं 1292 के आसपास की बात है, भारत के ऊपर मंगोल आक्रमण होते हैं। कौन से आक्रमण होते हैं? तो मंगोल आक्रमण होते हैं। जब मंगोल आक्रमण यहां पर होते हैं तो मंगोलों के से युद्ध करता है, और सिंधु नदी के आसपास, कहां पर? जो सिंधु नदी हुआ करती थी, सिंधु नदी के आसपास उनको रोक देता है, यानी सिंधु नदी को आगे बढ़ने से उनको इनकार कर देता है, वहीं पर युद्ध में उनको पराजित कर देता है। ठीक है, ऐसा करके। लेकिन जब इनको पराजित कर देता है तो यहीं पर एक व्यक्ति हुआ करता था मंगवर्णी। मंगवर्णी के नेतृत्व में क्या होता है, कुछ लगभग 4000 ऐसे मंगोल हुआ करते थे। ये 4000 मंगोल जो हैं वो जलालुद्दीन से थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं, और जलालुद्दीन से प्रभावित हो जाने के कारण ये 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। कौन से धर्म को? तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा, ठीक है। जब ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो जलालुद्दीन जो हुआ करता था वो भी बड़ा खुश होता है, और दिल्ली के पास में एक जगह दे देता है इनको रहने के लिए। ठीक है, और वहीं पर लगभग ये 4000 मुसलमान जो हैं, जो कि पहले कौन हुआ करते थे? मंगोल हुआ करते थे, और बाद में जब इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो दिल्ली के पास में ही इनको जगह दे दी गई रहने के लिए। ठीक, यही मुसलमान जो हैं वो आगे जाके नवीन मुसलमान कहलाए। कौन मुसलमान? नवीन मुसलमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नवीन मुसलमान वही मुसलमान हुआ करते थे जो पहले मंगोलाइड हुआ करते थे, मंगोल के हुआ करते थे, लेकिन बाद में जलालुद्दीन के द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया था? अपने यहाँ पर रहने की शरण दे दी गई थी। ठीक, अब सोचो ये युद्ध में हारे भी थे, लेकिन उसके बाद भी ना तो इनको कोई दास बनाया गया, न युद्धबंदी के रूप में इनको जेल में बंद किया गया, और इनके साथ एक उचित व्यवहार किया गया। ठीक है, इसका मतलब है कि धार्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति कैसा था? उदार हुआ करता था, एक चीज। दूसरी चीज, उम्र दराज था, 70 वर्ष का हो गया था, तो वो ये नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से उसका विरोध करे। युद्ध वगैरह में उसका कोई विशेष दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी, और यही कारण था कि लगभग 4000 जो व्यक्ति हुआ करते थे उसको उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के आसपास रहने की अनुमति दे दी थी। ठीक दोस्तों, ऐसा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? अगर हो तो मुझे बताइए।
सही है। वॉइस नहीं आ रही है क्या सर? सही है सर। आ रही है ना? कमरे में तो पता था क्या? वही मुझे समझ नहीं आया। वॉइस तो आ रही आ है। रही है सर वॉइस, अभी आ रही है। अच्छा तो थोड़ा सा बैक चले जाइए, पहले कुछ शायद ही करना। अभी आ रही है सबको आवाज? अभी आ रही है सबको आवाज? ओके ठीक है, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा पुराना जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा चलिए तो देखिए इसके पहले हमने कुछ नहीं है, हमने बात की है किसकी, अलाउद्दीन की। हमने बात की है कि जब जलालुद्दीन शासक हुआ करता था, जलालुद्दीन के समय में उसका एक भतीजा था जिसका नाम था अली गुरसप्पा हुआ करता था। यही अली गुरसप्पा जो है जो आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन के समय में कड़ा और माणिकपुर का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? तो कड़ा और माणिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, कड़ा और माणिकपुर का सूबेदार रहते हुए अलाउद्दीन के द्वारा जलालुद्दीन से बिना परमिशन लिए हुए मालवा पर आक्रमण किया गया और मालवा को लूटा गया। जब मालवा को लूटा गया तो मालवा से ये लूट का धन लेके गया और धन लेने के बाद इसने क्या किया, अलाउद्दीन को वो धन, जलालुद्दीन को उसको वो धन दे दिया। जब जलालुद्दीन को वो मालवा से लूटा हुआ धन अलाउद्दीन ने दिया तो जलालुद्दीन बड़ा खुश हो गया। ठीक है, और खुश होकर उसने क्या किया, अलाउद्दीन को अयोध्या का सूबेदार बना दिया। कहाँ का? अयोध्या का। तो देखिए पहले ये कड़ा और माणिकपुर का सूबेदार था और बाद में कहाँ का बन गया? अयोध्या का भी बन गया। माने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इसके सूबेदार या गवर्नरी के अंदर में आ गया। लोगों को ये मान्यता हुआ करती थी कि चूंकि इसने बिना परमिशन के मालवा पर आक्रमण किया है तो इसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इसको दंड दिया जाएगा। लेकिन उसको पनिशमेंट या दंड ना मिल के उसको प्राइज मिल गया। प्राइज क्या मिल गया? उसको अयोध्या का सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, ऐसा करके जिससे उसका मनोबल जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। आगे जाके क्या होता है, 1296 के आसपास की बात है, 1296 में अलाउद्दीन के द्वारा देवगिरी पर आक्रमण किया जाता है। कहां पर? देवगिरी। देवगिरी कहां पर है? तो देखिए देवगिरी जो है वर्तमान में आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में है, ऐसा करके। और देवगिरी के जो शासक हुआ करते थे जिनका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? तो रामचंद्र देव नामक व्यक्ति जो है वो यहाँ के शासक हुआ करते थे। रामचंद्र देव के ऊपर जब इन्होंने आक्रमण किया, अलाउद्दीन के द्वारा आक्रमण किया गया, आक्रमण कर जैसे ही किया गया दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें रामचंद्र देव क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। जब रामचंद्र देव पराजित हो जाते हैं तो देवगिरी का उत्तरी हिस्सा एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको कहा जाता है एलिचपुर। क्या कहते हैं? तो एलिचपुर कहते हैं। एलिचपुर पर किसका अधिकार हो जाता है? तो एलिचपुर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो रामचंद्र देव और अलाउद्दीन के बीच में एक संधि होती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये एलिचपुर वाला क्षेत्र जहां पर तुमने अधिकार कर लिया है ये मैं तुम्हें वापस सौंप देता हूं। यानी अलाउद्दीन कहता है ये वापस मैं तुम्हें दे देता हूं, बस कंडीशन एक रहेगी कि ये जो एलिचपुर वाला क्षेत्र है यहां से जो टैक्स मिलता है वो टैक्स आप समय समय पर हमें भेजते रहेंगे। ठीक है, ऐसा। तो जो रामचंद्र देव हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूंगा आपको समय समय पर टैक्स भेजता रहूंगा। ठीक है, और इस संधि को करके वो वहां से वापस आ जाता है। जब इस बात का पता जलालुद्दीन को चलता है तो जलालुद्दीन पहले तो थोड़ा नाराज होता है, लेकिन उसको पता था कि मालवा से जब इसको लूट का धन मिला था तो वो लूट का धन मुझे मिल गया था। ठीक है, ये मुझे ही देने आया था। तो उसने कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, अगर उसने बिना परमिशन की भी दक्षिण भारत में आक्रमण कर दिया है तो कोई बात नहीं, वहां से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी धन मिलेगा वो धन किसको दे देगा? वो मुझे ही देगा। ठीक है, और जबकि जलालुद्दीन के जो सहयोगी उस समय हुआ करते थे उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं इसको रास्ते में रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जलालुद्दीन कहां पर था? तो चंदेरी के आसपास हुआ करता था। तब जलालुद्दीन ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, वो धन मुझे प्रोवाइड दे देगा। तो जलालुद्दीन दिल्ली चला गया और अलाउद्दीन जो है वो कहां गया? तो वो कड़ा चला गया। कहां पर चला गया?
कड़ा जो उसका क्षेत्र हुआ करता था वो दिल्ली ने जाके कड़ा चला गया, ठीक है, ऐसा करके। तब क्या होता है, जलालुद्दीन के द्वारा अलाउद्दीन को एक दूत भेजा जाता है, एक संदेश वाहक भेजा जाता है और उससे बोला जाता है कि तुम धन लेके डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं आए, कड़ा क्यों पहुंच गए। तो वापस उसके द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाता है दूत के रूप में और उसके द्वारा कहा जाता है कि साहब देखिए ऐसा है कि मैं चूंकि आपके बिना परमिशन के गया हूं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं, मैं खौफ में हूं, ठीक है, ऐसा करके। और मेरी गुजारिश है आपसे कि मैं दिल्ली ना आके अगर आप मेरे पास आए तो मुझे जो है मौका मिलेगा, मैं आपका स्वागत भी कर सकूंगा, ठीक है, आपके साथ रह भी सकूंगा और ये जो धन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूंगा। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है और वो दिल्ली से कहां पहुंच जाता है, कड़ा पहुंच जाता है। और यहीं पर कहते हैं गंगा के किनारे, किसके द्वारा, गंगा के किनारे धोखे से अलाउद्दीन के द्वारा जलालुद्दीन का सर कलम करवा दिया जाता है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। और इस प्रकार से 1296 में क्या होता है, जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके। 1296 में जब जलालुद्दीन की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद अगला शासक कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, ठीक। और ऐसे करके हमें खिलजी वंश में प्रथम शासक जो है वो दिखाई दे जाता है। और कब से जलालुद्दीन खिलजी जो है वो 1290 से 1296 तक शासक बनता है। उसके बाद शासक कौन बना, तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। बात क्लियर, ऐसा यहां तक बताइए कि समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं जो आप लोगों को अभी समझ ना आ रहा हो। ओके सुनैना, ठीक है, बाकी सभी लोग ठीक है, शिवानी, स्वाति, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जलालुद्दीन के बाद जो उसका भतीजा और दामाद दोनों हुआ करते थे, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी कब शासक बनता है, तो वही आपको पता है 1296 में ये रहता है और 1316 तक यानी 1316 तक, 1296 से 1316 तक जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासक रहा उसको हम क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऐसा। अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि अगर मुझे लंबे समय तक शासन करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना होगा। और यही कारण था कि वो गद्दी पर बैठने के बाद ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने ये देखा कि वो गद्दी पर बैठा, गद्दी यानी कि वो शासक बना। शासक बनने के पश्चात वो कुछ समय तक इलाहाबाद में ही रहा, वो दिल्ली में नहीं आया। दिल्ली में क्यों नहीं आया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन की इसने हत्या कर दी थी। जब जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी तो जो जलालुद्दीन के करीबी हुआ करते थे वो करीबी कैसे थे, इससे नाराज हुआ करते थे, ठीक है। खास करके मैंने बताया था कि 4000 वो मंगोल जिनको जलालुद्दीन के द्वारा दिल्ली के पास में रहने के लिए जगह दी गई थी, वो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज्यादा नाराज हुआ करते थे और उन्होंने बोल के रखा था कि अलाउद्दीन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा करके। और यही कारण हुआ करता था कि शासक बनने के कुछ समय बाद तक अलाउद्दीन इलाहाबाद में ही रहा और वहीं से ही शासन का संचालन करता रहा, जब तक उसने अपने आप को इस लायक नहीं कर लिया, इतना मजबूत नहीं कर लिया कि वो दिल्ली आके और इनसे निपट सके, तब तक वो दिल्ली नहीं आया, ठीक है, ऐसा। और इलाहाबाद से ही अपने जो शासन था वो शासन का संचालन करता रहा, ठीक, ऐसा। इलाहाबाद से ही शासन का संचालन करने के दरमियान उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसका विस्तार किया, तो साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है। इस साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में साम्राज्य विस्तार किया। इस साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में हम जो उसने उसकी नीतियों का अनुसरण किया, यानी कि जो उसने उसमें पॉलिसीज जो हैं उनको लागू किया, उसके आधार पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसके उत्तर भारत के अभियान। कौन से, उत्तर भारत, जो नॉर्थ इंडिया है वहां के अभियानों को देखेंगे और बाद में हम देखेंगे दक्षिण भारत के अभियान यानी साउथ इंडिया,
ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत के स्टेट हुआ करते थे और आप कह सकते हैं जो उत्तर भारत के राज्य हुआ करते थे, इन राज्यों को लेके उसने अलग अलग नीति का अनुसरण किया, यानी कि उसकी जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी, अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से उसको क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, उत्तर भारत के अभियानों की बात करते हैं। अलाउद्दीन के कौन से अभियान, उत्तर भारत के अभियान। तो देखिए अलाउद्दीन के उत्तर भारत के अभियान में सबसे पहला जो उसने अभियान किया वो था गुजरात अभियान। कौन सा हुआ करता था, गुजरात अभियान। ठीक है, ऐसा करके गुजरात अभियान के संबंध में कहा जाता है कि ये लगभग उसने 1301 के आसपास किया था। कब किया था, 1301 के आसपास किया था। गुजरात अभियान क्यों उसने किया था, तो देखिए गुजरात को हम शुरू से ही जानते हैं कि एक तो वहां पर कृषि मूलक अर्थव्यवस्था होने की वजह से कृषि जो है वो कैसी होती है, अच्छी होती है, अर्थव्यवस्था वहां की मजबूत होती है। दूसरा, गुजरात जो है शुरुआत से ही व्यापार का केंद्र रहा है। हमने देखा गुजरात में जो बंदरगाह हैं वो बंदरगाहों से शुरुआत से ही विदेशों में बड़ी मात्रा में सामान जो है वो निर्यात किया जाता था। हाँ सुने ना, बिल्कुल। फर्स्ट शासक जो है इसका वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, ऐसा है ना, उसी के बारे में तो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे। तो फर्स्ट शासक कौन होगा, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका पूरा नाम है। बिल्कुल अमित, चलिए ठीक है। अब देखिए तो पहला अभियान उसने कब किया, 1301 के आसपास करता है गुजरात। तो गुजरात पर वो क्यों का अधिकार करना चाहता है, क्योंकि गुजरात आर्थिक दृष्टिकोण से एक संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें डेवलप था, शुरुआत से ही डेवलप रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात जो है वहां की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत हमें दिखाई दे जाती है, ऐसा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो गुजरात में कैसा है, अन्य स्टेट की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ज्यादा दिखाई दे जाती है। क्यों, क्योंकि शुरुआत से ही हमें देखने को मिलता है वहां पर आर्थिक दृष्टिकोण से जो संसाधन है वो संसाधन इस प्रकार के हैं कि लोग जो हैं वहां पर कैसे हैं, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर अगर हम बात करें कि कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उत्पादन कैसा है, ज्यादा हो रहा है। इसलिए वहां पर जो संसाधन है वो कैसे हैं, उनकी उपलब्धता अधिक है और आर्थिक दृष्टिकोण से लोग कैसे हैं, संपन्न हैं। चलिए, तो यही कारण हुआ करता था कि गुजरात पर 1301 के आसपास उसने आक्रमण करता है वो। ठीक है, गुजरात में जो इस समय शासक हुआ करते थे जिनका नाम था रायकर्ण बघेल। क्या नाम था, रायकर्ण बघेल जो हैं वो एक शासक हुआ करते थे और एक राजपूत शासक थे। कौन हुआ करते थे, राजपूत शासक हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि नुसरत खां के नेतृत्व में यहां पर आक्रमण करते हैं। किसके नेतृत्व में, तो नुसरत खां नामक व्यक्ति जो होता है वो यहां पर जाता है, आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी भी जाता है। जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो इस युद्ध में क्या होता है, जो रायकर्ण बघेल हैं ये पराजित हो जाते हैं। रायकर्ण बघेल क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। जब रायकर्ण बघेल पराजित हो जाते हैं तो युद्ध भूमि से भाग जाते हैं। ठीक है, जब ये भागते हैं तो रायकर्ण बघेल की एक पुत्री हुआ करती थी, यानी इनकी एक डॉटर थी, बेटी थी, जिनका नाम था कमला देवी। सॉरी, देवल देवी हुआ करता था। इनका नाम क्या था, देवल देवी हुआ करता था। और इनकी पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था कमला देवी। क्या नाम था, कमला। वाइफ का नाम क्या था, तो कमला देवी हुआ करता था। ठीक है, ऐसा करके जब ये भागते हैं, रायकर्ण बघेल भागते हैं, तो जब भागते हैं तो ये अपनी पुत्री देवल देवी को साथ में ले जाते हैं, यानी अपनी डॉटर जो है वो साथ में ले जाते हैं। जबकि कमला देवी जो है वो कहते हैं कि कमला देवी को इनको इतना मौका नहीं मिल पाता है कि इतनी जल्दी में ये भागे और उनको साथ में ले जा सके। ठीक है, ऐसा करके, और कमला देवी जो है वो वहां पर छूट जाती हैं। देवल देवी को अपने साथ में ले जाते हैं और गुजरात से भाग के कहां पहुंचते हैं, तो गुजरात से भाग के देवगिरी पहुंचते हैं। देवगिरी के शासक कौन थे, तो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा, रामचंद्र देव हुआ करते थे। रामचंद्र देव के यहां पर जाते हैं और उनसे शरण ले लेते हैं। रामचंद्र देव जो हैं वो देवल देवी को और किसको, रायकर्ण बघेल को शरण दे देते हैं और देवगिरी में वो रख लेते हैं। जबकि कमला देवी जो हुआ करती थी वो पकड़ी जाती हैं। कमला देवी क्या होती हैं, पकड़ी जाती हैं। जब कमला देवी पकड़ी जाती हैं तो पकड़े जाने के बाद इनको बंदी बना लिया जाता है और दिल्ली ले जाया जाता है। तब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कमला देवी से विवाह कर लेता है।
ठीक है, ऐसा कर लेके शादी कर लेता है और विवाह करने के बाद इनको मल्लिका जहां बनाता है। क्या बनाता है? मल्लिका ए जहां बनाता है। ठीक है, मल्लिका ए जहां का मतलब क्या होता है? मल्लिका जहां का मतलब होता है रानियों में प्रमुख, ऐसा यानी कि जो शासक होता था उस शासक की जितनी भी पत्नियां हुआ करती थी, जितनी भी रानियां हुआ करती थी, उन रानियों में जो मुख्य भूमि, जो मतलब मुख्य मेन रानी जो हुआ करती थी, उनको मल्लिका जहां की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो इनको मल्लिका जहां की उपाधि दी गई, ऐसा करके। और इस तरीके से गुजरात पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। कहते हैं अलाउद्दीन को यहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त होता है। वो क्या करता है? बहुत सारा धन यहाँ से लेता है। ठीक है, यहीं पर माना जाता है कि नुसरत खां के द्वारा, किसके द्वारा? जो नुसरत खां यहाँ पर हुआ करता था, नुसरत खां के द्वारा 1000 दीनार के बदले, किसके बदले? 1000 दीनार के बदले। अब ये क्या है? तो हमने दीनार नामक सिक्का जो है वो प्राचीन भारत में एंशिएंट हिस्ट्री में 10 बार इसका नाम सुना है। दीनार एक स्वर्ण सिक्का यानी कि गोल्ड का कॉइन होता था और ये लेन देन में प्रचलित हुआ करता था उस समय। तो 1000 दीनार के बदले एक व्यक्ति को इसने खरीदा जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। और चूंकि इसको 1000 दीनार के बदले खरीदा था, यही कारण था कि इसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता था। ऐसा करके 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो ये मलिक काफूर या 1000 दीनारी हुआ करता था, ये एक हिजड़ा था। कौन हुआ करता था? यानी थर्ड जेंडर की कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हुआ करता था? एक हिजड़ा हुआ करता था। इसको हमने यहाँ पर इसलिए जाना है क्योंकि जो दक्षिण भारत के जब अभियान होते हैं तो इन दक्षिण भारत के मूवमेंट में, अभियान में, ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से एक, आप मान के चलें, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आगे राजनीति में इसका हस्तक्षेप जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से आया था। तो कहाँ से आया था? एक तो गुजरात से आया था। गुजरात से अभियान के दौरान इसको खरीदा गया था। कितने में खरीदा गया था? तो 1000 दीनार में खरीदा गया था। और यही कारण था कि इसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके कहते हैं कि गुजरात के इसी अभियान के दौरान इसने क्या किया था? गुजरात को खूब लूटा। ठीक है, सोमनाथ पर आक्रमण किया, सोमनाथ पर को भी इसने लूटा था। ठीक है, ट्रॉम्बे को भी इसने लूटा था, खंबात के आसपास को भी इसने लूटा था। मतलब गुजरात का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको खूब लूटा। और लूटने के पश्चात गुजरात का विलय कहां पर कर लिया? तो दिल्ली सल्तनत में कर लिया। और ऐसे गुजरात जो है वो किसके अंडर में आ गया? अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ गया। ठीक दोस्तों, ऐसा। तो बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ओके सुनैना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए गुजरात अभियान जो है इसका थोड़ा सा आप इसमें डेट जो है वो आप क्लियर कर लीजिएगा। इसका गुजरात अभियान जो है वो लगभग 1299 में था। कब हुआ था? 12, अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए आप लोगों से तो आप 1299 कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? 1299 कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा। अब देखिए आगे हमें देखने को मिलता है कि इसके द्वारा जो अगला अभियान किया गया जिसका नाम था रणथंभौर अभियान। क्या नाम था? रणथंभौर का अभियान। ये कौन हुआ करता था? तो आपको पता है रणथंभौर का जो क्षेत्र है वो राजपूत क्षेत्र है एक। ठीक है, यानी राजस्थान का राजपूताना क्षेत्र हुआ करता था रणथंभौर। रणथंभौर के ऊपर लगभग इन्होंने 1301 के आसपास आक्रमण करते हैं ये। ठीक है, रणथंभौर के संबंध में ये कहा जाता है यहाँ के शासक थे हम्मीर देव। कौन हुआ करते थे? हम्मीर देव हुआ करते थे। हम्मीर देव कौन थे? तो एक राजपूत शासक थे। हम्मीर देव कौन थे? तो एक राजपूत शासक हुआ करते थे और इनका यहाँ पर शासन हुआ करता था। एक महत्वाकांक्षी शासक भी ये हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि रणथंभौर अभियान की पीठिका जो है वो गुजरात अभियान के दौरान ही लिखी जा चुकी थी। यानी कि इसका जो एक बैकग्राउंड जो क्रिएट होता है वो कौन से कब क्रिएट हो जाता है? तो गुजरात अभियान के समय ही इसका बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है। कैसे होता है? तो हुआ यूं कि जब गुजरात अभियान चल रहा था तब गुजरात अभियान में जो वहां से धन लूटा गया, उस धन को के बंटवारे को लेके अलाउद्दीन के सैनिकों में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ विवाद हो गया। कुछ तुर्की सैनिक हुआ करते थे, कुछ ईरानी सैनिक हुआ करते थे, तो उनमें क्या हो गया? कुछ विवाद हो गया। जब विवाद हुआ तो वहां से कुछ सैनिक धन लेके और भागे, और भाग के कहां चले गए?
रणथंभौर चले गए। जब रणथंभौर ये पहुंच जाते हैं तो रणथंभौर में पहुंचने के बाद वहां पर शरण ले लेते हैं। जब शरण ले लेते हैं, इस बात का पता जब अलाउद्दीन को चलता है तो अलाउद्दीन रणथंभौर के शासक हमीर देव से कहते हैं कि देखिए साहब, ऐसा है कि आपके यहाँ जो हमारे सैनिक आए हैं उनको आप अपने राज्य से बाहर कर दें और उनको आप अपने यहाँ पर शरण ना दें, ठीक है। ऐसा हमीर देव कहते हैं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम एक राजपूत हैं और राजपूत जो है वो अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की हमेशा मदद करते हैं और यही कारण है कि अगर वो हमसे मदद लेने आए हैं तो हम उनको अपने राज्य से बाहर जाने की आज्ञा नहीं दे सकते हैं। अलाउद्दीन ने कहा कि समझो, अगर आप ऐसा उनको बाहर नहीं करेंगे तो मुझे आपके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। हमीर देव ने कहा कि कोई बात नहीं है, जब तुम आक्रमण करोगे तो हम तुमसे निपट लेंगे, ऐसा करके। और यही कारण हुआ करता था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहले नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। किसके नेतृत्व में? तो नुसरत खां जो है वो सेना लेके आता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें क्या होता है, नुसरत खां पराजित हो जाता है और पराजित होकर वो मारा जाता है, ठीक है। ऐसा जब नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है अलाउद्दीन आता है। कौन आता है? अलाउद्दीन सेना लेके आता है, ठीक है। अलाउद्दीन की सेना के बीच में और हमीर देव की सेना के बीच में युद्ध होता है जिसमें हमीर देव पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये घायल हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो रणथंभौर वाला क्षेत्र हुआ करता था उस पर किसका अधिकार होता है? अलाउद्दीन का अधिकार होता है, ठीक। ऐसा अब देखिए, इसी के समय हमें एक घटना पता चलती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान पर गया तो इसी के समय में अमीर खुसरो हुआ करते थे। कौन थे? अमीर खुसरो, ठीक है। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो अमीर खुसरो जो हुआ करते थे, अमीर खुसरो अपनी बुक, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है आसिका। आसिका में ये बताते हैं कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के समय में उसके साथ में था। वो क्या कहता है कि मैं कौन था? उसके साथ में हुआ करता था। और जब हमीर देव की मृत्यु होती है तो हमीर देव की मृत्यु होने के बाद वहां की राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। क्या कर लिया उसने? जौहर कर लिया। और अमीर खुसरो कहता है ये जौहर मैंने प्रत्यक्षता अपनी आंखों से देखा। वो क्या कहता है कि ये जौहर जो है वो प्रत्यक्षता मैंने अपनी आंखों से देखा। और इस प्रकार से हम बात करते हैं कि उसने, अमीर खुसरो जो है वो ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने जौहर कथा का चित्रण किया है। किसका वर्णन किया है? जौहर प्रथा जो हुआ करती थी उसका वर्णन और चित्रण किया है, ठीक। ऐसा करके दूसरा ये भी माना जाता है कि अमीर खुसरो जो है जब इस अभियान में हुआ करता था तो कुछ अफगान सैनिक हुआ करते थे जिनमें जो क्या होता है, अमीर खुसरो को बंदी बना लेते हैं। ऐसा करके अमीर खुसरो कहता है कि इस अभियान के समय में मुझे कुछ सैनिकों ने बंदी बना लिया था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहां से छूट के क्या हो गया, भाग गया और भाग के वापस आ गया, ऐसा करके। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उसकी जो एक रचना है, उसकी जो बुक है जिसका नाम है आसिका, आसिका से हमें ये पूरी कहानी की जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ऐसा तो ऐसे करके नॉर्थ इंडिया में जो रणथंभौर वाला क्षेत्र जो हुआ करता था उस रणथंभौर पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, ठीक। ऐसा तो बताइए, ये बात आपको समझ में आ रही? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? ओके सुनैना, ठीक है। बाकी सभी लोग आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स करते जाइए ताकि मुझे पता चले, ठीक है। ऐसा चलिए, उसके बाद उत्तर भारत में इसका तीसरा अभियान होता है और उत्तर भारत में ये तीसरा अभियान कहां पर होता है? चित्तौड़ का अभियान होता है। कहां पर? चित्तौड़ का अभियान होता है। कब होता है? तो ये 1303 के आसपास होता है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक मूवी आई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पद्मावत। तो पद्मावत मूवी जो है उसको देखा होगा, ठीक है। तो वही कहानी जो है वो चित्तौड़ अभियान के समय देखने को मिल जाती है। चित्तौड़ के जो शासक हुआ करते थे इस समय, जिनका नाम था राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह जो हुआ करते थे वो यहाँ के शासक हुआ करते थे, ठीक है। राणा रतन सिंह के संबंध में कहा जाता है कि ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। कौन हुआ करते थे? तो ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करते थे। महत्वाकांक्षी होने का मतलब है कि ये भी चाहते थे कि मेरा साम्राज्य बड़ा हो जाए, ये भी चाहते थे कि मेरा साम्राज्य शक्तिशाली हो जाए। तो ये व्यक्ति ऐसे इस टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे।
और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करता था, ऐसा करके। तो राणा रतन सिंह जो है ये भी अपने सेना राज्य का जो है वो विस्तार कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि राणा रतन सिंह जब अपने राज्य का विस्तार करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब दिल्ली और चित्तौड़ इन दोनों की सीमाएं जो हैं वो एक दूसरे से टकराने लगती हैं। यानी दिल्ली और चित्तौड़ की सीमाएं जो हैं वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के पास में आती हैं, और चित्तौड़ की सीमा बढ़ के दिल्ली के आसपास तक पहुंच जाती है, ऐसा करके। जिससे अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को एक बार कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि हमें कहाँ करना चाहिए, चित्तौड़ को रोकना चाहिए। तो एक तो ये कारण माना जाता है। दूसरा कारण क्या माना जाता है, तो जब हम देखते हैं कि चूंकि ये घटना कब की है, 1303 की घटना है, ठीक है। वहीं पर 1400 के आसपास में, ठीक है, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत में वो एक कहानी बताते हैं, और वो बताते हैं कि राणा रतन सिंह जो हुआ करते थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। मूवी में आप देख सकते हैं कि पद्मावती का जो रोल है वो किसके द्वारा निभाया गया है, तो आप देख सकते हैं जो दीपिका पादुकोण है उनके द्वारा जो है वो पद्मावती का रोल जो है वो निभाया गया है। इसके अलावा राणा रतन सिंह जो है, तो राणा रतन सिंह का रोल जो है वो शाहिद कपूर के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो जो पद्मावती हुआ करती थी वो देखने में बहुत सुंदर थी, और कहाँ की रहने वाली थी, तो सिंघल देश की हुआ करती थी। सिंघल देश मतलब जिसको आप वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं। तो श्रीलंका की वो राजकुमारी थी, और उनका विवाह कहाँ पर हुआ था, तो विवाह हुआ था उनका राजस्थान के कहाँ पर, चित्तौड़ के जो शासक हुआ करते थे रतन सिंह हुआ करते थे, वो बहुत सुंदर थे, ठीक है। और उनके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने और अन्य जो उस समय के तत्कालीन इतिहास मतलब जो उनके ऊपर कुछ कुछ अपने साहित्यिक विवरण जो देते हैं, वो उनकी सुंदरता के बारे में विवरण देते हैं, और वो बताते हैं कि इतनी सुंदर हुआ करती थी कि जब वो पानी पीती थी तो उनके गले से वो पानी भी दिखाई देता था, है ना, ऐसा करके। तो कहते हैं इनकी सुंदरता के चर्चे बड़े दूर दूर तक हुआ करते थे, और जो अलाउद्दीन हुआ करता था वो भी इनको एक बार देखने के लिए ललायत हो उठा, और इस वजह से उसने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है उसको कह पाना संभव नहीं है। मूलतः जो हमें चित्तौड़ का कारण दिखाई देता है वो क्या है, राणा रतन सिंह की महत्वाकांक्षा और दोनों की सीमाओं का आपस में मिलना, ऐसे साम्राज्य की सुरक्षा, ये मूलतः कारण हमें दिखाई देते हैं। और क्या होता है कि राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, राणा रतन सिंह पराजित होते हैं, और पराजित होने के बाद क्या होता है, युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। जब युद्ध भूमि में मारे जाते हैं तो यहाँ पर भी जो पद्मावती सहित और राणा रतन सिंह की जो अन्य पत्नियां हुआ करती थी, साथ में ऐसे राजपूत सैनिक जो मारे गए थे उनकी जो विधवाएं हुआ करती थीं, तो वो बड़ी मात्रा में जौहर कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं, ठीक है। ऐसा जौहर के बारे में मैं एक बार आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले क्या था, भारत में सती प्रथा होती थी। सती प्रथा मतलब बाद में भी होती थी, उस समय भी प्रचलित थी, लेकिन सती में क्या होता था, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी जो है वो उसकी चिता पर, उसकी सैया पर क्या होता है, स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देती थी। अब समझो वो तो किसी एक व्यक्ति की ऐसी मृत्यु हो रही है, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर हुआ ये कि बल्क में लोगों की मृत्यु हुई है। यानी युद्ध में तो कैसा होता है, हजारों की संख्या में लोग मरे हैं। अब हजारों की संख्या में लोग मरे हैं तो ऐसे एक एक की चिता पर बैठ के तो वो सती हो नहीं सकती हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, बल्क में एक साथ एक जौहर कुंड का निर्माण किया जाता था, जिसमें बड़ी मात्रा में अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, जलाई जाती थी, और उसमें एक साथ ये क्या करते थे, अपने आप को समर्पित कर देते थे, और इसको इतिहास में जौहर के नाम से जाना गया। अब हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये जौहर जो है प्रथा, मतलब ये जौहर प्रथा किसमें थी, राजपूतों में प्रचलित हुआ करती थी। अन्य और किसी में तो हमें प्रचलित दिखाई नहीं देती है, राजपूतों में प्रचलित हुआ करती थी, ठीक है। अब ऐसा करना भी क्यों जरूरी था, तो उस समय के तत्कालीन इतिहासकार कहते हैं कि देखो, सामाजिक परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि भारत में महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार था नहीं, ठीक है, और विधवाओं की स्थिति राज्य में अच्छी, विधवाओं को उतने अधिकार थे नहीं, विधवाओं की स्थिति अच्छी होती नहीं थी, तो उन्हें आजीवन जो है वो बहुत हीन भावना के साथ जीवन व्यतीत करना होता था। साथ ही अगर हम बात करें, जब मुस्लिम्स के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया तो कई आक्रमणकारी ऐसे भी हुआ करते थे जो जबरदस्ती इनको बंदी बना लेते थे, विवाह कर लेते थे, दासी के रूप में बना लेते थे और इनका शोषण किया करते थे। तो ऐसी कंडीशन में किसी महिला के द्वारा ये सोचा गया कि इन सब चीजों से, इन यातनाओं से बचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, मृत्यु। और वो इस प्रकार से वो क्या करती थी, स्वयं को मृत्यु के लिए समर्पित कर देती थी, ठीक है, ऐसा करके। तो ये हमें यहां पर दिखाई दे जाता है।
और इस तरीके से हम देखते हैं कि चित्तौड़ जो था वो चित्तौड़ किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई डाउट तो नहीं है यहां पर। हाँ अमित, यही नूरजहां के बारे में भी कहा जाता है, बिल्कुल। चलिए, तो यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है, मतलब हम आगे बढ़ें, मेरे कहने का मतलब यह है। ओके चलिए, ठीक है शिवानी, सुनैना, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। स्नेहा, ठीक है चलिए। अब देखिए होता यह है, इसके बाद ये कहां पर आक्रमण करता है, तो इसके बाद ये मालवा पर आक्रमण करता है। कहां पर? मालवा पर। मालवा पर आक्रमण करता है। मालवा के जो शासक थे इस समय, जिनका नाम था महलक देव। क्या नाम था? महलक देव नामक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर शासक हुआ करते थे। ठीक है, महलक देव के ऊपर ये भी एक राजपूत शासक हुआ करते थे और ये महलक देव के ऊपर आक्रमण करता है। मालवा जीतना क्यों जरूरी था? तो मालवा जीतने के दो उद्देश्य हुआ करते थे। पहला उद्देश्य ये था कि जो मालवा का क्षेत्र है वो भी कैसा था, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक संपन्न क्षेत्र है। मालवा का क्षेत्र जो है वो भी कैसा है, आर्थिक दृष्टिकोण से एक संपन्न क्षेत्र है। ऐसा तो एक तो इसलिए मालवा जीतना जरूरी था। दूसरा, मालवा जीतना क्यों जरूरी हुआ करता था कि अगर हमें दक्षिण भारत की विजय करना है तो भी मालवा जीतना जरूरी था, क्योंकि यहीं से आप कहां जाएंगे, दक्षिण भारत जाएंगे। ऐसा करके तो अगर मालवा किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में होता तो कहीं ना कहीं आने जाने में एक असुरक्षा महसूस होती, और यही कारण है कि इसने मालवा पर विजय की। 1305 के आसपास की बात है। यहाँ के शासक महलक देव के ऊपर आक्रमण किया गया। महलक देव जो है वो पराजित हो जाते हैं, और जब महलक देव जो है पराजित हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में मालवा का विलय कहां कर लिया जाता है, दिल्ली सल्तनत में कर लिया जाता है। जब मालवा के ऊपर आक्रमण होता है तो इसी दरमियान ग्वालियर को भी जीत लिया जाता है। कहां पर? ग्वालियर को भी जीता जाता है, चंदेरी को भी जीता जाता है, ठीक है, रायसेन को भी जीता जाता है। तो ग्वालियर, चंदेरी, रायसेन जो हैं ये सभी के सभी मालवा अभियान के दौरान जो है वो क्या कर लिए जाते हैं, विजित कर लिए जाते हैं। और 1305 के आसपास हम देखते हैं कि उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर भारत जो है वो अधीन आ गया। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब उत्तर भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, उत्तर भारत को जीत लिया, तो उसका मनोबल बढ़ गया। उसका मनोबल कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब उसका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अब दो काम करने का निश्चय करता है। वो कहता है अब मैं आगे दो काम करूंगा। कौन से दो काम करूंगा? तो एक वो कहता है मैं विश्व विजय करूंगा। कौन सा करूंगा? विश्व विजय करूंगा, ठीक है। और दूसरा वो कहता है कि मैं नया धर्म चलाऊंगा। क्या कहता है? तो वो कहता है कि मैं नया धर्म चलाऊंगा। और विश्व विजय करने के उद्देश्य से वो सिक्के जारी करता है, कॉइन्स चलाता है, और इन सिक्कों पर वो एक टाइटल लिखता है। क्या टाइटल लिखता है? वो सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि? तो सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण करता है। वो कहता है कि जैसे सिकंदर के द्वारा विश्व विजय की योजना बनाई गई थी और उसने विश्व विजय के करते हुए बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, ऐसा ही मैं क्या करूंगा, मैं भी विश्व विजय करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने उत्तर भारत के इतने क्षेत्रों को जीता तो उसका मनोबल जो है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। साथ ही उसने कहा कि मैं नया धर्म भी चलाऊंगा, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए यहीं पर क्या होता है कि एक व्यक्ति था जो कि दिल्ली का कोतवाल था। कौन था? दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था अलाउल मुल्क। क्या नाम था? अलाउल मुल्क नामक व्यक्ति हुआ करता था। ये अलाउल मुल्क जो है बड़ा समझदार था, ठीक है। दिल्ली का कोतवाल तो हुआ ही करता था, साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी का मित्र भी था, ठीक है, दोस्त भी हुआ करता था। वो अलाउद्दीन खिलजी को समझाता है। वो कहता है सुनो मित्र, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। वो कहता है कि सबसे पहली बात तो तुमने जो बोला है कि विश्व विजय हमें करना, ठीक है, तो वो कहता है विश्व विजय सिकंदर ने की थी
और सिकंदर ने इसलिए विश्व विजय की योजना बनाई थी क्योंकि उसके पास अरस्तु जैसा वजीर हुआ करता था। कौन था? अरस्तु जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था। तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि अभी भारत का ही बहुत बड़ा क्षेत्र जीतना बाकी है। अभी तुमने क्या समझा है? अभी तुमने सिर्फ उत्तर भारत को जीता है, अभी दक्षिण भारत पूरा बाकी है। तो जब पहले तुम भारत को तो जीत लो, जब भारत को विजित कर लोगे उसके बाद विश्व विजय की योजना बनाते रहना। तो बिना भारत को जीते और विश्व विजय की योजना बनाना ये कैसा है? मूर्खतापूर्ण कार्य है, ये निरर्थक है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो पहले तो क्या करो? भारतीय क्षेत्र को जीतो, ठीक है। दूसरा, तुम जो कहते हो कि नया धर्म चलाना है, तो वो कहता है कि धर्म को चलाना, धर्म को लागू करना, वो कहता है नया धर्म चलाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो शासक का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? वो खलीफा का होता है। किसका होता है? खलीफा का होता है। तो वो कहता है पैगंबर और खलीफा होते हैं जो नया धर्म चलाते हैं। तुम कौन हो? एक शासक हो, तुम्हें धर्म वगैरह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो तुम ना तो विश्व विजय की योजना पर काम करो, ना तुम नया धर्म चलाने की योजना पर काम करो। तुम अभी पहले भारत को जीतो, भारत को अपने अंडर में करो, बात समझे? फिर जब तुम्हारे पास इतने संसाधन उपलब्ध हो जाएं तो तुम क्या करना? विश्व विजय को जीतते रहना और विश्व विजय की योजना बनाना, ठीक है। जब वो अपने मित्र अलाउल मुल्क की इस प्रकार की बातों को सुनता है, सजेशन को सुनता है, तो वह कहता है हाँ बिल्कुल सही है, तुम जो बोल रहे हो वो सही है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? भारत के क्षेत्र को जीतेंगे, ऐसा करके। और जो नया धर्म चलाने का उसका विचार था, उस विचार को भी क्या कर देता है? छोड़ देता है। और इस तरीके से अगर हम बात करें कि वो कहां पहुंचता है, वो दक्षिण भारत के अभियान करता है। कौन से अभियान करता है? दक्षिण भारत, यानी साउथ इंडिया को जीतने का वो निश्चय करता है, ठीक है, ऐसा करके। और किस पर ध्यान देता है? वो दक्षिण भारत पर ध्यान देता है, ठीक। अब देखिए, दक्षिण भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र हुआ करता था उसमें सबसे पहले वो किसके ऊपर आक्रमण करता है? तो देवगिरी के ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर? देवगिरी के ऊपर आक्रमण करता है। आपको पता है कि देवगिरी से इसका पुराना नाता है। देवगिरी के शासक कौन है? तो देवगिरी के जो शासक हैं जिनका नाम है रामचंद्र देव। क्या नाम है? रामचंद्र देव जो हैं, रामचंद्र देव जो हैं वो यहाँ के शासक हुआ करते थे। जो कौन थे? एक राजपूत शासक थे। रामचंद्र देव से पहले भी एक बार उलझ चुका था, आक्रमण उसने किया था, और रामचंद्र देव ने वादा किया था कि जो ऊपर का क्षेत्र एलचपुर तुमने जीत लिया है उसका हम तुम्हें टैक्स देते रहेंगे। अब रामचंद्र देव शुरुआत में तो टैक्स देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है, ऐसा करके। तो जो देवगिरी से टैक्स आ रहा था वो टैक्स आना हो गया बंद। एक तो ये कारण था देवगिरी पर आक्रमण करने का। दूसरा कारण क्या था? जो गुजरात के भागे हुए शासक थे जिनका नाम क्या था? रायकर्ण। तो रायकर्ण जो है उनको भी किसने शरण दे दी थी? तो रामचंद्र देव ने शरण दे दी थी। दूसरा ये कारण हुआ करता था। तीसरा कारण क्या था कि रायकर्ण बघेल जो हुआ करते थे उनकी पत्नी जिनका नाम था कमला देवी। कमला देवी कहां पर हुआ करती थी? तो कमला देवी जो शासिका थी, कमला देवी दिल्ली में हुआ करती थी, और उनकी पुत्री देवल देवी उनके जो पुराने पति हुआ करते थे जिनका नाम था क्या था? रायकर्ण बघेल, उनके साथ कहां पर थी? तो देवगिरी में हुआ करती थी। तो कमला देवी जो है वो भी अपनी पुत्री को प्राप्त करना चाहती थी, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अपनी बेटी चाहिए है और तुम क्या करो, देवगिरी से उसको लेके आओ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है, तुम मल्लिका जहां हो, तुम्हारा आदेश सारा आंखों पे है, ऐसे करके। और वो क्या करता है? देवगिरी का जो क्षेत्र है, देवगिरी के क्षेत्र को विजित करने की योजना बनाता है। और देवगिरी के लिए किसको भेजता है? तो मलिक काफूर को भेजता है। किसको भेजता है? मलिक काफूर को, समझे, ऐसा करके। मैंने बताया था मलिक काफूर जो कि उसने कहां से लिया था? गुजरात अभियान से ले लिया था, है ना, ऐसा। अब देखिए, मलिक काफूर को अभियान के लिए भेजता है। मलिक काफूर जाता है देवगिरी के ऊपर आक्रमण करता है। क्या करता है? देवगिरी के ऊपर आक्रमण करता है, ऐसा। तेरह 1305 में ये क्या करता है? देवगिरी के ऊपर आक्रमण करता है। जब देवगिरी के ऊपर आक्रमण करता है तो देवगिरी के शासक कौन हुआ करते थे? रामचंद्र देव हुआ करते थे। रामचंद्र देव के ऊपर जब आक्रमण किया जाता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें रामचंद्र देव पराजित हो जाते हैं।
कौन हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और इनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, जबकि जो रायकर्ण हुआ करते थे, कौन थे, रायकर्ण हुआ करते थे, ये फिर से यहां पर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था देवल देवी, ठीक है, देवल देवी को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, देवल देवी को पकड़ के और रामचंद्र देव दोनों को पकड़ के दिल्ली भेज दिया जाता है, ऐसा करके, और ये दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो रामचंद्र देव जो हुआ करते थे इनके साथ ठीक ठाक सलूक किया जाता है, व्यवहार किया जाता है और इनको राय रायन की उपाधि दे दी जाती है। ये अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ये कहते हैं ठीक है साहब, हमसे गलती हो गई, हम क्या करेंगे, आपको समय समय पर टैक्स पे करते रहेंगे, यानी कर और नजराना देते रहेंगे, आप हमें छोड़ दो। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव को छोड़ देता है और छोड़ने के पश्चात ये वापस कहाँ जाता है, देवगिरी आ जाता है, देवगिरी का शासक बन जाता है और समय समय पर कर और नजराना ये भेजता रहता है, यानी टैक्स और गिफ्ट जो है वो उसको देता रहता है। क्या क्या, टैक्स और गिफ्ट जो है भेजता रहता है। तो ये वापस देवगिरी का शासक बन जाता है। जो देवल देवी यहाँ से पकड़ ली गई थी, इन देवल देवी को ले जाया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था खिज्र खां, क्या नाम हुआ करता था, खिज्र खां, खिज्र खां से इसका विवाह करवा दिया जाता है। देवल देवी का विवाह किससे हो जाता है, खिज्र खां से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया जाता है और चित्तौड़ को जीता जाता है तो चित्तौड़ को जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम परिवर्तन करके खिज्राबाद कर दिया जाता है, जो कि उसके पुत्र खिज्र खां के नाम पर ही हुआ करता था और खिज्राबाद का शासक खिज्र खां को नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा हुआ करता था, पुत्र हुआ करता था। ठीक, उसका सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, ऐसा करके तो ध्यान रखिएगा। और खिज्र खां का विवाह किससे हो जाता है, देवल देवी से हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर, ऐसा। और इस तरीके से जो देवगिरी हुआ करता था उस देवगिरी के क्षेत्र पर इनका अधिकार स्थापित हो जाता है। मतलब देवगिरी जो हुआ करता था, देवगिरी इनके अंडर में आ जाता, अंडर में नहीं आता है, इनके अधीन आ जाता है। ठीक है, ऐसा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, समझ आ रही चीजें? देखिए एक चीज और है इसमें, मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर और दक्षिण के अभियानों में अलग अलग नीतियों का अनुसरण किया। ठीक है, जैसा कि हमने किसके संबंध में देखा, जैसा कि हमने गुप्त काल में समुद्रगुप्त के संबंध में देखा था कि समुद्रगुप्त ने क्या किया कि जो आर्यावर्त के 12 राज्य हुआ करते थे उनको अपने अधिकार में ले लिया, जबकि जो दक्षिणावर्त के 12 राज्य हुआ करते थे उनके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। यानी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का मतलब क्या है कि जीता और जीतने के बाद वापस दे दिया। ऐसे ही इसके द्वारा किया गया। इसने क्या किया, उत्तर भारत के तो राज्य जीत के अपने में मिला लिया, लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य जीते उन राज्यों को जीतने के बाद उनको जीता और जीतने के बाद पुनः उनको वापस दे दिया। ठीक है, ऐसे करके, यानी उनके ऊपर सिर्फ अपना अधीनता स्थापित कर दी, उनको अपने राज्य में विलित नहीं किया। ठीक है, ऐसा करके तो सिर्फ उसको कंट्रोल में ले लिया, विलय नहीं किया था। और यही कारण था कि उसके अभियानों को हम 2 भागों में बांट के देखते हैं, उत्तर भारत के अलग और दक्षिण भारत के अलग। ठीक है, ऐसा करके। तो बताइए कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि देवगिरी के बाद जो अगला अभियान होता है वो कहां का होता है, वो वारंगल का अभियान होता है। कहां का अभियान था, तो वारंगल का अभियान होता है, ऐसे करके। ठीक है, वारंगल जिसको आप कह सकते हैं तेलंगाना, कहां का अभियान हुआ करता था, तो तेलंगाना का अभियान हुआ करता था। वारंगल में काकतीय वंश का शासक हुआ करता था और यहां के जो शासक थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव नामक व्यक्ति यहाँ के शासक हुआ करते थे। ठीक है, मलिक काफूर के द्वारा प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण किया जाता है। जब प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो पहले तो प्रताप रुद्रदेव निश्चित क्या करते हैं, थोड़ा पावर दिखाते हैं कि नहीं ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आपसे युद्ध करेंगे। लेकिन बाद में प्रताप रुद्रदेव जो है वो पीछे हट जाते हैं और पीछे हटने के बाद क्या करते हैं, एक सोने की मूर्ति अपनी बनवाते हैं। उस सोने की मूर्ति को जंजीरों में बंधवाते हैं और अपने आत्मसमर्पण के प्रतीक के रूप में
किसके पास? मलिक काफूर के पास भेज देते हैं और वो कहते हैं लो मैंने तुम्हारे साथ में सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, मैं तुम्हारे अधीन आ गया, अब मैं क्या करता रहूंगा? तुम्हें समय समय पर कर और नजराना जो है वो देता रहूंगा। क्या करूंगा? समय समय पर कर और नजराना देता रहूंगा। ठीक है, ऐसा करके तो प्रताप रुद्रदेव इस प्रकार से किसकी? मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। मलिक काफूर कहता है ठीक है, और उस सोने की जो मूर्ति हुआ करती थी उस मूर्ति को और बहुत सारे धन को कहां भेज देता है? वो दिल्ली भेज देता है। ऐसा जब वो मूर्ति उसके पास आती है और उसका धन उसके पास आता है, इसी मूर्ति और धन के साथ में प्रताप रुद्रदेव जो है वो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कौन सा? कोहिनूर हीरा जो हुआ करता था वो इसको भेंट करता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोहिनूर हीरा जो हुआ करता था। वो कोहिनूर हीरा कहां से निकला था? तो वो तेलंगाना में वारंगल की खानों से निकला था और वहां से जो है वो सीना हीरा जो है वो प्रताप रुद्रदेव सबसे पहले किसको देते हैं? मलिक काफूर को देते हैं। मलिक काफूर वो हीरा कहां भेज देता है? दिल्ली भेज देता है और पहली बार हमें कोहिनूर हीरा भारत में दिखाई देता है, भारतीय इतिहास में। समझे? ऐसे करके मलिक काफूर जब ये दिल्ली भेज देता है तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि जो है खिलजियों के पास ये हीरा पहुंच जाता है। उसके बाद ये लगातार दिल्ली सल्तनत में हीरा हमें दिखाई देता है। खिलजियों के बाद तुगलक वंश में, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश में, सैयद वंश के बाद लोधी वंश में। जब लोधी वंश का अंत होता है और जो इब्राहिम लोधी है उसका युद्ध बाबर से होता है तो इब्राहिम लोधी पराजित होता है, बाबर जीत जाता है। और बाबर का लड़का जो है जब आगरा के खजाने पर आक्रमण करता है हुमायूं, तो हुमायूं को आगरा में फिर से एक बार ये कोहिनूर हीरा मिल जाता है। वो कोहिनूर हीरा जो है हुमायूं किसको देता है? अपने पिता बाबर को देता है। बाबर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे इस अभियान से बड़ा खुश हूं, तुमने आगरा को लूटा है, आगरा के जो कोषागार हुआ करता था, जो क्या बोलते हैं खजाना था, उसको तुमने अधिकार किया है अपना, तो लो ये हीरा जो है मैं तुमने गिफ्ट दिया। और ऐसे करके वो हीरा किसके पास चला जाता है? तो हुमायूं के पास आ जाता है। हुमायूं के बाद वो मुगल साम्राज्य में लगातार बना रहता है। ठीक है, यानी हुमायूं के बाद वो अकबर के समय में भी रहता है, जहांगीर के समय में भी रहता है, शाहजहां के समय में भी रहता है, औरंगजेब के समय में भी रहता है, ऐसा करके बहादुर शाह के समय में भी रहता है, आपका जहांदार शाह के समय में भी रहता है, फर्रुख सियर के समय में भी रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भी आ जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1739 में, कब की बात है? 1739 1739 में फारस के शासक नादर शाह का भारत के ऊपर आक्रमण होता है। और जब फारस के शासक नादर शाह का भारत के ऊपर आक्रमण होता है तो नादर शाह दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और दिल्ली से जब वो यहां से वापस जाता है अपने 58 दिन के शासन के बाद, तो भारत से वो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें लेके जाता है। कौन सी? एक शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कोहिनूर हीरा। इन दोनों चीजों को वो कहां ले जाता है? तो अपने साथ फारस ले जाता है। ठीक है, ऐसा करके, और इस तरीके से कोहिनूर हीरा फारस चला जाता है। लेकिन फारस के शासकों के समय में वो लगातार बना रहता है। उसी समय क्या होता है? कुछ समय बाद भारत में जब सिख वंश का शासन होता है तो सिख साम्राज्य के शासक बनते हैं रणजीत सिंह। कौन हुआ करते थे? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह के समय में क्या होता है? फारस का शासक जो शाह शुजा हुआ करता था, शाह शुजा को जब वहां से बाहर निकाल दिया जाता है तो शाह शुजा रणजीत सिंह से मदद मांगता है और बदले में रणजीत सिंह को क्या कर देता है? कोहिनूर हीरा दे देता है। और ऐसा वो हीरा वापस भारत में आ जाता है और सिख साम्राज्य में पहुंच जाता है। रणजीत सिंह से वो हीरा जो है वो लगातार उनके वंशजों से होता हुआ, सिख साम्राज्य से होता हुआ, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक जो हुआ करते थे दिलीप सिंह के पास तक पहुंच जाता है। जब दिलीप सिंह के समय में लगभग 1848 में 1848 के आसपास में जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ये हीरा जो है वो दिलीप सिंह से ले लिया जाता है और दिलीप सिंह से लेने के बाद उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करता का ताज जो था, यानी जो मुकुट हुआ करता था, उस मुकुट में क्या होता है? उस हीरे को लगवा दिया जाता है। और ऐसे करके जो कोहिनूर हीरा भारत में हमें अलाउद्दीन खिलजी के समय दिखाई देता है वो लगातार भारत में चलता रहता है और वर्तमान में वो कहां पहुंच जा गया है? तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड में वो हीरा सुरक्षित वहां के संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा करके ये मैंने इसलिए कहानी बता दी कि अब बार बार इसका नाम आएगा तो आपको वहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कहां से है, कैसा आया, कैसा हुआ। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। और इस तरीके से प्रताप रुद्रदेव जो है वो कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लेते हैं, मतलब प्रताप रुद्रदेव जो हुआ करते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, ऐसा। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आप लोगों को कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा जो समझ नहीं आया हो?
एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग, आगे बढ़े हम। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इसके बाद जो अगला आक्रमण इनके द्वारा किया जाता है वो होयसल वंश पर आक्रमण किया जाता है। कहां पर? होयसल वंश पर। ठीक है, ऐसा करके होयसल, जिसको वर्तमान में होलेबिड के नाम से जाना जाता है, ऐसा करके। और यहाँ के जो शासक हुआ करते थे जिनका नाम था वीर वल्लाल तृतीय। कौन हुआ करते थे? वीर वल्लाल तृतीय यहाँ के शासक हुआ करते थे। इनके ऊपर भी मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। लगभग ये बात कब की है? तो 1310 के आसपास की बात है। 1310 में इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। वीर वल्लाल जो है वो पहले तो निश्चित करते हैं कि हाँ हम युद्ध करेंगे, लेकिन बाद में मलिक काफूर की सेना देख के ये भी डर जाते हैं और ये कहते हैं ठीक है युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हें क्या देते रहेंगे, कर और नजराना दोनों चीज़ें जो है वो समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मलिक काफूर कहता है ठीक है, और इस तरीके से ये दोनों की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब ये जो है वो मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा। अब देखिए अगला आक्रमण जो है, तो इसके नीचे सुदूर दक्षिण में एक क्षेत्र पांड्य क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? पांड्य क्षेत्र हुआ करता है, पांड्य हुआ करते थे, और इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। क्या राजधानी हुआ करती थी? द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र पर भी अलाउद्दीन के द्वारा दक्षिण में आक्रमण किया जाता है। द्वार समुद्र के ऊपर आक्रमण क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पांड्य राजा हुआ करते थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और जब पांड्य राजा की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद हमें ये देखने को मिलता है उनके दो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, जिनका नाम था सुंदर पांड्य। क्या नाम था? सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। क्या हुआ करता था? सुंदर पांड्य और वीर पांड्य नामक व्यक्ति जो हुआ करते थे, ये दोनों उत्तराधिकार के लिए खड़े हो जाते हैं, और दोनों में क्या होता है? गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। जब दोनों में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है और दोनों एक दूसरे से शासन को छीनना चाह रहे थे, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? मलिक काफूर इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, और वो क्या करता है? द्वार समुद्र पर आक्रमण कर देता है। ये दोनों क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध में पराजित होते हैं। जब पराजित हो जाते हैं तो वहां से भागते हैं। जो मलिक काफूर था वो इनको पकड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लगातार जो है वो मूव करता रहता है, लेकिन पांड्य राज शासकों को पकड़ा नहीं, मतलब पांड्य राजकुमार जो हुआ करते थे उनको पकड़ा नहीं जा पाता है। ठीक है, ऐसा करके मलिक काफूर जो है सुदूर दक्षिण तक जाता है, रामेश्वरम तक जाता है। रामेश्वरम तक पहुंचने के पश्चात वो रामेश्वरम के मंदिर को भी लूटता है, साथ ही साथ कहते हैं कि मंदिर को वो ध्वस्त भी करता है, नुकसान भी पहुंचाता है, वहां एक मस्जिद का निर्माण भी करवा देता है, ऐसा करके। लेकिन वो पांड्य शासकों को बंदी नहीं बना पाता है, और यही कारण था कि पांड्य शासक जो है उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। वहां से वो वापस आ जाता है, और इस प्रकार से लगभग माना जाता है 1313 के आसपास वो बहुत सारा धन लेके दक्षिण भारत से कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचता है। ठीक है, ऐसा करके। इस संबंध में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि धन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो द्वार समुद्र का अभियान हुआ करता था वो सबसे सफल अभियान था। कैसा था? सबसे सफल अभियान हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा धन जो है वो वहां से प्राप्त कर लिया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो ये कौन हुआ करता था? इसके दक्षिण भारत के अभियान हुआ करते थे। फटाफट बताइए मुझे कि यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, फिर हम आगे बढ़ें। एक मिनट, थोड़ा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा डाउट। जो पांड्य की राजधानी थी ये द्वार समुद्र नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये कौन सी हुआ करती थी? मदुरा थी। थोड़ा जल्दी में उसको मैं थोड़ा मिस कर गया। तो पांड्यों की राजधानी जो हुआ करती थी वो मदुरा हुआ करती थी, द्वार समुद्र नहीं। द्वार समुद्र तो जो इसके पहले जो हमने देखा है ना, होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र, ऐसा। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र हुआ करती थी, जबकि पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरा हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? कुछ हो तो बताइए, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ें।
ओके। ठीक है, चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे अभियान तो कर लिए। अभियान करने के संबंध में यानी कि उसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन राज्यों को जीतने के अलावा भी अन्य कुछ कार्य किए गए। तो उनके उसके समय में जो अन्य काम होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मंगोल आक्रमण। कौन सा आक्रमण? मंगोल आक्रमण। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि मंगोलों के आक्रमण जो है वो लगातार होते चले आ रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमें मंगोलों के आक्रमण देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1296 में इसके समय आक्रमण हुआ, 1297 में इसके समय आक्रमण हुआ, 1299 में इसके समय आक्रमण हुआ, 1302 में जो है वो इसके समय आक्रमण होता है। तो लगातार जो है वो अलाउद्दीन के इस समय में हमें आक्रमण जो है वो होते हुए क्या होते हैं, दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, और इसके समय बड़ी मात्रा में आक्रमण होते हैं। कहते हैं इसके समय जो आक्रमण होते हैं उन आक्रमणों में एक मंगोल आक्रमण होता है जिसका नाम था कुतलुग ख्वाजा। क्या हुआ करता था? तो इसका नाम था कुतलुग ख्वाजा नामक व्यक्ति जो होता है वो आक्रमण करता है। ठीक है, दूसरा एक तारगी खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में? तारगी खां के आक्रमण में नेतृत्व में आक्रमण होता है। जब तारगी खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत अच्छा सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था जफर खां। क्या नाम हुआ करता था? जफर खां। जफर खां नामक व्यक्ति जो है ये मंगोलों के आक्रमण को दबाते हुए मारा जाता है। क्या होता है? मंगोलों के आक्रमण के दबाते हुए मारा जाता है। यानी जफर खां की मृत्यु कब हो जाती है? जब ये मंगोल आक्रमण को क्या कर रहा होता है? दबा रहा होता है। ऐसा करके ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और वो मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है? तो तारगी खां नामक व्यक्ति जो होता है उसके नेतृत्व में ये जो आक्रमण है वो हमें होता हुआ दिखाई दे जाता है। ठीक, देखिए बलबन के समय में भी मंगोल आक्रमण हुए थे। बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध जिस नीति का अनुसरण किया उसे हम कहते हैं सुरक्षात्मक नीति। क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक नीति कहा जाता है। जबकि जो किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण हुए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोलों के लिए जो नीति अपनाई गई जिसको हम कहते हैं आक्रामक नीति। क्या कहते हैं? आक्रामक नीति। ऐसा क्यों? देखिए बलबन ने क्या किया था, सुरक्षा करने के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र जो हुआ करते थे उन सीमावर्ती क्षेत्र पर किलों का निर्माण किया और उनको सुरक्षित किया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उल्टे उनके ऊपर आक्रमण किया गया। यानी मंगोल जब भारत में आते थे आक्रमण करने के लिए तो बदले में अलाउद्दीन खिलजी भी आक्रमण कर देता था। ऐसा करके तो इसने एक अटैकिंग मोड को अपनाया, तो इसने आक्रामक नीति का अनुसरण किया। जबकि हम मानते हैं कि इनके द्वारा कौन सी नीति का अनुसरण किया गया? तो बलबन के द्वारा सुरक्षात्मक नीति का अनुसरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो बताइए यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक?
ओके शिवानी, सुनैना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके समय हमें क्या देखने को मिलता है, विद्रोह। क्या देखने को मिले, विद्रोह। ऐसा विद्रोह क्यों हुआ, तो देखिए अलाउद्दीन के समय बहुत सारे विद्रोह जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन के समय बहुत सारे विद्रोह क्यों विद्रोह जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके समय जो एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है, यानी कि जो प्रमुख विद्रोह जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ठीक है, वो किसका विद्रोह हुआ करता था, तो वो था हाजी मौला का विद्रोह। किसका था, हाजी मौला का विद्रोह हुआ करता था, ठीक है। ये हाजी मौला कौन हुआ करता था, तो दिल्ली का एक कोतवाल था, पुराना कोतवाल, जिसका नाम था फखरुद्दीन मोहम्मद। ये कौन था, उसका शिष्य हुआ करता था, उसके अंडर में काम करता था। लेकिन आगे जाके क्या होता है, इसकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं दिल्ली का कोतवाल बन जाऊं, लेकिन उस समय ये बन नहीं पाया, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, जब दिल्ली के कोतवाल की मृत्यु हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तिमिरजी बेग को दिल्ली का कोतवाल बना दिया जाता है। किसको, जिसका नाम था तिमिरजी बेग नामक व्यक्ति को दिल्ली का कोतवाल बना दिया जाता है। तब तिमिरजी बेग को दिल्ली का कोतवाल बना दिया जाता है तो हाजी मौला जो है ये नाराज हो जाता है, और हाजी मौला जब नाराज हो जाता है तो अलाउद्दीन के विरुद्ध जो है वो क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और जब अलाउद्दीन के विरुद्ध विद्रोह करता है तो वो तिमिरजी बेग की हत्या कर देता है, और हत्या करने के साथ दिल्ली में जो किला है, जो दिल्ली का किला है, उस दिल्ली के किले पर वो क्या कर लेता है, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। लेकिन अलाउद्दीन के द्वारा सेना भेजी जाती है, और सेना भेजने के बाद हाजी मौला को पराजित कर दिया जाता है, और पराजित करने के बाद ये फिर से क्या होता है, जो है इसको दंडित कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसा करके। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के समय में किसका विद्रोह हुआ, तो कौन था, हाजी मौला नामक व्यक्ति हुआ करता था जिसका विद्रोह हुआ था, ठीक है। दूसरा, इसके पहले जब हमने मंगोल आक्रमण देखा तो मैंने बताया मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण के समय में क्या होता है कि उसी समय जब मंगोल आक्रमण होता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ अभियान में बिजी था। कौन से, चित्तौड़ अभियान में, जस्ट वहां से आया ही था। तो मंगोल आक्रमण से थोड़ा सा वो भयभीत हो जाता है, और भयभीत होने से वो अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लेता है, और दिल्ली के आक्रमण से लेके वो कहां, सीरी को अपनी राजधानी बना लेता है। किसको राजधानी बनाता है, तो सीरी। सीरी कहां, दिल्ली के जस्ट बगल में ही, ठीक है। तो सीरी को अपनी राजधानी बना लेता है। ध्यान रखिएगा कि मंगोलों के आक्रमण के समय अलाउद्दीन के द्वारा सीरी को अपनी राजधानी बना लिया गया था, ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो ये कुछ हमें आक्रमण यहां पर दिखाई देते हैं। उसके बाद है अलाउद्दीन के सुधार। अलाउद्दीन के क्या है, सुधार। ऐसा, पहले आप लोग ये बताइए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, फटाफट मुझे बताइए। ओके, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सुधारों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके भू राजस्व सुधार। कौन से, भू राजस्व। भू राजस्व के संबंध में उसने कौन कौन से सुधार किए, तो देखिए भू राजस्व के संबंध में उसने जो सुधार किए, उन सुधारों में हमें यह पता चलता है कि उसने भू राजस्व की वृद्धि करने के लिए, क्या करने के लिए, भू राजस्व की वृद्धि करने के लिए और सरकार की आय में वृद्धि करने के लिए कुछ भू राजस्व संबंधी सुधार किए। जिन भू राजस्व संबंधी सुधारों में उसने क्या किया, उसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं। कितने तरीके से, तीन तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है उसने राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए ऐसी भूमि जो दान में दे दी गई थी, किसमें भेज दी गई थी, दान में दे दी गई थी। यानी इसके पहले हमने देखा कि जब कौन हुआ करता था, तो कैकुबाद और क्यूमर्स जब शासक हुआ करते थे गुलाम वंश में, तो कैकुबाद और क्यूमर्स के समय में क्या होता है, बहुत सारी भूमि जो है वो दान में दे दी जाती है, ठीक है। ऐसा करके जब दान में भूमि दे दी जाती है तो क्या होता है, दान में दी गई भूमि से कोई टैक्स नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, टैक्स नहीं मिलता है। तो जब वो भूमि वहां पर दान में दी जाती है तो सबसे पहले तो इसने क्या किया कि अपने अधिकारियों से कहा कि ऐसी जागीरों का पता लगाओ, ऐसी भूमि का पता लगाओ जो दान में दे दी गई थी, और उनको वापस लो, और वापस लेने के बाद उनको सरकारी भूमि में परिवर्तित करो। सरकारी भूमि को खालसा कहा जाता था। क्या कहते थे, खालसा भूमि। तो उसने क्या किया, खालसा भूमि में वृद्धि की।
किसमें वृद्धि की? खालसा भूमि में वृद्धि की। क्यों किया? कि जो मिल्क हुआ करती थी, ठीक है, वक्फ हुआ करती थी, इस तरीके से जो भूमि दान में दी जाती थी, उस भूमि को उसने वापस ले लिया और उसने वापस ली हुई भूमि को किस में परिवर्तित कर दिया? तो खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि क्या हुआ करती थी? ध्यान रखिएगा, सरकारी भूमि हुआ, सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। बात समझे? ऐसा करके। दूसरा उसने क्या किया? भूमि की पैमाइश करवाई। क्या करवाई? पैमाइश। पैमाइश का मतलब है माप, तो मेजरमेंट करवाया। तो उसने क्या किया? भूमि की पैमाइश करवाई, माप करवाई और माप के आधार पर भू राजस्व को लगाना निश्चित कर दिया। उसने कहा कि भूमि की जो माप है उसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाएगा, ऐसा। तो भूमि की उसने माप करवाई। तीसरा उसके द्वारा क्या किया गया? तो उसने जो कौन हुआ करते थे? भू राजस्व वसूला करते थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था खुद मुकद्दम और चौधरी। तो जो खुद मुकद्दम और चौधरी हुआ करते थे, सामान्यतः ये वो अधिकारी होते थे जो भू राजस्व को वसूला करते थे और वसूलने के बदले ये क्या करते थे? कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे, ऐसा करके। अलाउद्दीन ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, उसने बिचौलियों को समाप्त कर दिया। उसने कहा खुद मुकद्दम चौधरी जो है अब ये भू राजस्व नहीं वसूलेंगे, किसान डायरेक्ट अपना भू राजस्व किसके पास देगा? गवर्नमेंट के पास जमा करेगा, सरकारी खजाने में जमा करेगा, ऐसा। खुद मुकद्दम चौधरी को नहीं देगा। क्या होता था? खुद मुकद्दम चौधरी जो होते थे, इनकी कृषि भूमि जो है वो क्या होती थी? वो टैक्स फ्री होती थी, इनकी कृषि भूमि के ऊपर टैक्स नहीं लगता था। तो अलाउद्दीन ने कहा कि एक तो खुद मुकद्दम और चौधरी जो है वो टैक्स अब नहीं वसूलेंगे, अब कौन होगा? किसान डायरेक्ट सरकार के पास जमा करेगा। दूसरा, खुद मुकद्दम और चौधरी को खुद अपनी भूमि पर भी टैक्स देना होगा, ऐसा करके। तो उसने ये सुधार किए और बिचौलियों का क्या कर दिया? अंत कर दिया। साथ ही उसने जो भूमि हुआ करती थी, उस भूमि की पैमाइश करने के पश्चात जो भूमि कर है, उस कर को उपज का 1/2 लेना स्टार्ट कर दिया। कितना? 1/2, यानी कर की दर उसने कितनी कर दी? 1/2। आप समझो 1/2 मतलब 50%। उसने कहा जितना तुम्हारे पास उत्पादन होगा उसका कितना कर लेना होगा? उसका 50% में टैक्स के द्वारा देना होगा, ठीक है, टैक्स के रूप में देना होगा। इसके अलावा उसने किसानों पर या लोगों पर 2 और नए कर लगा दिए। कौन से कर लगा दिए? तो एक जिसको हम कहते हैं चरी कर, दूसरा कहा जाता है घरी कर। एक चरी कर होता है और दूसरा कौन सा? घरी कर होता है। ये क्या होते हैं? तो घरी कर वो कर होता है जो घरों पर लगाया जाता था। आपने सुना होगा अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, ठीक है, जो घरों के ऊपर सामान्यतः लगाया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेना है, यानी घरी कर जो है उसने स्टार्ट कर दिया था कि आपको क्या देना होगा? ये घरी कर देना होगा। चरी कर जो है ये क्या होता था? तो चरी कर पशुओं के ऊपर लगने वाला कर था। मतलब ऐसा नहीं है कि गाय से वसूला जाएगा, गाय से बोला जाएगा कि तू का टैक्स दे, नहीं, गाय के पालने वाले व्यक्ति से वसूला जाएगा। बोला जाएगा कि तुम्हारे यहाँ जो दुधारू पशु हैं और ऐसे दूध देने वाले पशु जो गवर्नमेंट के चारागाहों में चरने के लिए जाते हैं, तो उनसे टैक्स लिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? तो जिसको चरी कर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? चरी कर के नाम से जाना जाता था, ठीक, ऐसा करके। उसने टैक्सेशन व्यवस्था के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। क्या नाम था? दीवान ए मुस्तखराज। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए मुस्तखराज नामक एक, आप कह सकते हैं कर विभाग, क्या कह सकते हैं? कर विभाग या राजस्व कर विभाग, इसकी स्थापना कर दी थी। दीवान मुस्तखराज का काम क्या था? दीवान मुस्तखराज का काम होता था टैक्स लेना, ठीक है, टैक्स वसूल करना, ऐसा। और लोगों से क्या करना? ऐसी देखना कि किस व्यक्ति ने टैक्स दिया है, किस व्यक्ति ने टैक्स नहीं दिया है, इन सब का हिसाब किताब रखना। ध्यान रखना, दीवान मुस्तखराज नामक जो विभाग है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और ये कौन था? एक टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा उसने कौन से सुधार किए थे? ये उसने यहां पर कुछ भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए थे, ठीक है दोस्तों, ऐसा। यहां तक बताओ, आपको समझ में आया? फिर हम आगे बढ़ें, जल्दी से बताइए, कोई डाउट यहां तक? ठीक है सुनैना, ओके स्वाति, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ सैन्य सुधार किए गए। कौन से सुधार किए गए? सैन्य सुधार किए गए। तो देखिए सैन्य सुधार कौन कौन से किए गए? तो उसके द्वारा
सेना को सुधार करने के लिए सबसे पहले तो उसने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि देखिए क्या था, साम्राज्य बड़ा था, अगर बड़े साम्राज्य में सुरक्षा स्थापित करनी है, युद्धों को जीतना है, तो किसकी आवश्यकता होगी? सेना की आवश्यकता होगी। तो उसने एक सेना का निर्माण किया। दूसरा, इस सेना में उसने क्या किया? सैनिकों को नगद में वेतन देना प्रारंभ किया। किसमें? नगद वेतन देना प्रारंभ किया। देखिए मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली का ऐसा शासक हुआ करता था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अभी तक कोई नगद वेतन नहीं देता था, ठीक है। तो इसने सैनिकों को कौन सा वेतन देना स्टार्ट किया? नगद में से वेतन देना स्टार्ट किया। दूसरा, उसने एक स्थायी सेना का निर्माण किया। कौन सी? स्थायी सेना का निर्माण किया। तो इसने क्या किया? एक तो सेना को नगद में वेतन देना स्टार्ट किया, दूसरी क्या किया? स्थायी सेना का निर्माण किया। तीसरा, जो सैनिक हुआ करते थे उन सैनिकों में उसने दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन किया। किसका प्रचलन किया? दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन किया। ये क्या हुआ करता था? तो देखिए दाग हुलिया जो है ये सैनिक का लिखा जाता था। जैसे क्या होता है, आज आपकी नौकरी लगती है, आज आप क्या करते हैं, आज आपका जब फॉर्म भरा जाता है तो अपनी फोटो लगाते कि नहीं, ऐसा। दूसरा, जब आप क्या करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आपका फोटो लगता है, वेरिफिकेशन होता है। लेकिन उस समय तो फोटो सिस्टम प्रचलित नहीं था, तो क्या किया जाएगा? तो सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। सैनिकों के हुलिये में क्या लिखा जाता था कि हाँ बताओ संबंधित व्यक्ति का क्या नाम है, ये नाम है, कितनी हाइट है, इतनी हाइट है, वजन कितना है, इतना है, रंग कैसा है, ऐसा है, आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है, स्थायी चिन्ह बताइए कौन सा है। तो किसी ने कहा मेरे यहाँ ये तिल है, किसी ने कहा मेरे यहाँ ये चोट का निशान है, किसी ने कहा मेरे यहाँ है, तो ये स्थायी चिन्ह हो गया। तो इस तरीके कैसा दिखता है, आंखें कैसी हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, उस व्यक्ति का एक हुलिया लिख दिया जाता था, ताकि पता चले कि ऐसा ना हो कि युद्ध के समय में वो अपनी जगह किसी दूसरे को लड़ने भेज दे। ठीक है, पता चला सरकार की तरफ से प्रशिक्षण ये ले रहा है, ट्रेनिंग ये ले रहा है और लड़ने के लिए किसी दूसरे को भेज दिया, ऐसा। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या होता था, हुलिया प्रथा को लिखना प्रारंभ किया गया। दाग जो है ये किसके लिए होता था, तो दाग घोड़ों के लिए होता था। घोड़ों के ऊपर एक सील लगाई जाती थी ताकि क्या हो, जब युद्ध के समय में घोड़ों की गिनती हो तो पता चले कि ये घोड़ा राज्य का ही घोड़ा है। नहीं तो इसके पहले क्या करते थे, इसके पहले सैनिक जो है वो फ्रॉड कर देते थे। क्या होता था, जो उन्हें अच्छी किस्म का घोड़ा दिया जाता था वो घोड़ा बेच देते थे, ऐसा, और गधे को लेकर युद्ध में पहुंच जाते थे। अब बताइए, घोड़ा बेच देंगे और गधे को लेकर युद्ध में जाएंगे तो पक्का है युद्ध तो हार ही जाएंगे, ऐसा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने कहा कि ये दाग प्रथा का प्रचलन करो ताकि एक तो घोड़े को एक घोड़े को एक ही बार गिना जाए, एक चीज। दूसरी चीज, युद्ध के समय में या कोई भी ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां हो तो अच्छे घोड़े को वहां पर ले जाया जाए सैनिक के द्वारा। तो उसने क्या किया, सैनिकों को नगद में वेतन देना प्रारंभ कर दिया, स्थायी सेना रखी और सैनिकों में दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन किया। किसका प्रचलन किया, दाग और हुलिया प्रथा जो हुआ करती थी इनका उसने प्रचलन कर दिया। ठीक, दूसरा उसने क्या किया गया, तो दूसरा उसने यहां पर जो युद्ध में लूटा हुआ धन होता था, उस युद्ध में लूटे हुए धन को खम्स कहा जाता था। क्या किया कहा जाता था, खम्स कहा जाता था। इस खम्स में क्या होता था, युद्ध में लूटा हुआ धन या जमीन से गड़ा हुआ धन जो मिलता था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था, जिसमें इसके पहले तक एक नियम प्रचलित होता था कि जो युद्ध में धन मिलेगा उसका 4/5, 4/5 का मतलब कितना हो गया, 80%, 80% हिस्सा जो है वो सैनिकों को दे दिया जाएगा। कितने परसेंट, 80%। जबकि 1/5 हिस्सा जो है वो किसको दिया जाएगा, वो राज्य को दिया जाएगा, ऐसा करके ये भारत में प्रचलित चला आ रहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने क्या किया, 80% हिस्सा यानी 4/5 हिस्सा जो है उसने कहा ये किसको मिलेगा, ये राज्य को मिलेगा, और 1/5 हिस्सा जो है ये किसको मिलेगा, ये सैनिक को मिलेगा। तो उसने इस प्रकार की चीजों को यहां पर पलट दिया। ध्यान रखिएगा, खम्स का जो हिस्सा है वो किसने पलटा था, अलाउद्दीन खिलजी ने पलटा था, उसने बोला 4/5 राज्य को मिलेगा और 1/5 किसको मिलेगा, सैनिक को मिलेगा। दूसरा याद रखिएगा, भू राजस्व का वो कितना लेता था, 1/2 लेता था। ठीक है, ऐसा करके, और इस तरीके से उसने क्या किया, कुछ सैनिक सुधार भी कर दिए थे। बात क्लियर, ऐसा। पता ये इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, समझ आ रही है। ओके स्वाति, अभी वॉइस क्लियर आ रही है? या अभी भी हो रही है ऐसा?
ओके सुनैना, ठीक है। बाकी सभी को क्लियर आ रही ना? कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी को लग रहा हो कि नहीं दिक्कत है? चलिए, इसके बाद जो है हमें देखना है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। क्या देखना है? बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ करता था उस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया है। किसको लागू किया? बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। हालांकि माना जाता है कि ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है ये अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए लागू की थी? तो ये सैनिकों के लिए लागू की थी। कहां पर? सैनिकों के लिए लागू की थी। ऐसा माना जाता है कि ये सैनिकों को चूंकि नगद में वेतन देता था, एक चीज। दूसरी चीज, सेना भी कैसी थी? बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो ये सैनिकों को चाहता था कि ये जो हम नगद में वेतन दे रहे हैं और ये जो ज्यादा सेना है उसके बावजूद भी सेना कैसी रहे मेरे पास, मतलब सेना जो है वो संतुष्ट रहे। तो सेना क्यों संतुष्ट रहेगी? उसको जब कम कीमतों पर सामान मिलेगा और इसके द्वारा दिया जा रहा जो वेतन है वो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो उसने कहा कि हम ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि जो सेना होगी उस सेना को कम मूल्य पर क्या मिलेगा? सामान्य मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी मिलिट्री कैंटीन होती हैं, पुलिस कैंटीन होती हैं, जहां पर क्या होता है बाजार की अपेक्षा देखा जाए तो सामान सस्ता मिलता है। क्यों सस्ता मिलता है? क्योंकि उस सामान पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। वो टैक्स फ्री सामान होता है, चाहे कोई भी सामान हो तो वहां पर जो मिलता है तो इस वजह से वो सस्ता होता है। तो उसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम भी ऐसे ही चीजों को निर्मित करेंगे कि सैनिक जो है जहां से जिन बाजारों से सामान खरीदा करेंगे वो टैक्स फ्री होंगे और वहां की कीमतें निश्चित होंगी। कीमतें निश्चित होने से वहां पर क्या होगा? सामान सस्ता होगा और दिक्कत नहीं होगी। तो कहते हैं उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहां पर हुआ करती थी? तो ये दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में थी। कहां पर? पूरे साम्राज्य में नहीं थी, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ करती थी, ठीक है, ऐसा करके। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने दीवाने रियासत के नाम से एक नया विभाग बनाया। कौन सा? दीवान ए रियासत के नाम से एक विभाग बनाया। और इस दीवान ए रियासत का विभाग का प्रमुख जो है वो मलिक याकूत को बनाया। कौन सा? किसको बनाया था? तो मलिक याकूत, ऐसा। तो दीवान ए रियासत का प्रमुख जो है वो मलिक याकूत को बना दिया था, ऐसा। और दीवान ए रियासत कौन था? तो ध्यान रखिएगा, एक बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग हुआ करता था, ठीक है। उसने अपने जो बाजार हुआ करते थे बाजारों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? तो उसने बाजारों को 3 भागों में बांटा था। एक जिसको हम कहते थे अनाज बाजार। कौन सा? अनाज बाजार। दूसरा जिसको कहा जाता था वस्त्र बाजार। और तीसरा जिसको कहा जाता था घोड़ों का बाजार। क्या कहते थे? घोड़ों का बाजार, ठीक। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? अनाज बाजार, ठीक है। अनाज बाजार, यहां पर क्या होता था? सभी प्रकार के अनाज बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। इसके लिए एक विभाग बनाया गया जिसको हम कहते थे सहना ए मंडी। क्या होता था? सहना ए मंडी जो होता था वो बाजार विभाग हुआ करता था। ये जो बाजार हुआ करते थे इसमें सहना ए मंडी का ऑफिस होता था। यहां पर क्या होता था? इसमें सभी प्रकार के अन्न, सूखे मेवे और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो क्या होती थी? खरीदी बेची जाती थी। शराब, ऐसी चीजें हुआ करती थी। यहां क्या होता था? अन्य बाजार में अन्न बाजार में यानी खाद्यान्न बाजार में जिस व्यक्ति को भी बाजार में बैठना होता था यानी जो व्यापारी होता था उसको एक लाइसेंस लेना होता था। और लाइसेंस कहां से मिलता था? सहना ए मंडी से मिलता था, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती थी कि ये एक निश्चित दर पे ही अनाज को किसान से खरीद सकते थे, उससे कम पे नहीं खरीद सकते थे। और दूसरा, एक निश्चित दर पे ही ग्राहक को बेच सकते थे। ना तो एक निश्चित दर से कम पे किसान से खरीद सकते थे और ना ही एक निश्चित दर से अधिक ग्राहक को बेच सकते थे, ऐसा करके। दूसरा, किसान जो है वो सहना ए मंडी में ही अपना अनाज बेचेगा और दूसरी जगह कहीं नहीं बेच सकता था। व्यापारी जो है वो ही सहना ए मंडी में ही बैठेगा और वहीं पर अनाज खरीदेगा और बेचेगा और कहीं नहीं बेच सकता था, ऐसा। तीसरा, यहां पर बोला गया कि कोई व्यक्ति कम ना तौले। क्या करता? कम ना तौले। और उसने कहा अगर कोई व्यक्ति हमें कम तौलता पाया गया तो उसने नियंत्रण स्थापित किया था। बाजार में गुप्तचर होते थे जो इस बात को पता लगाते रहते थे कि कोई बेईमानी कर रहा है, कौन कौन फ्रॉड है ना, ऐसा। कम कैसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कम तौलता हुआ पाया जाता है
तो उसने जितना कम तौला होगा उतना उसके शरीर से मांस निकाल दिया जाता था, ऐसा मांस काट दिया जाता था। और इस तरीके से बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बड़ी कठोरता से लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, शहनाई मंडी के तहत अन्न बाजार जो हुआ करता था, और अन्न बाजार को या गल्ले का जो बाजार हुआ करता था उसको नियंत्रण किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ऐसा। दूसरा बाजार जो हुआ करता था वो इनका वस्त्र बाजार था। कौन था? वस्त्र बाजार हुआ करता था। वस्त्र बाजार में वस्त्र तो बेचे ही जाते थे, साथ ही अन्य सामान जो हुआ करते थे, उपयोग में लाई जाने वाली सब वस्तुएं हुआ करती थी, यानी घरेलू सामान जितने भी हुआ करते थे सभी बेचे जाते थे। तो इसके अलावा यहां पर भी कठोर नियंत्रण लागू हुआ करता था। साथ ही जो कुछ विदेशी और अच्छी ऊंची किस्म के वस्त्र हुआ करते थे, इन ऊंची किस्म की वस्त्रों को कम मूल्य पर बेचने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती थी। क्या प्रोवाइड करवाई जाती थी? तो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती थी, ऐसा करके। तो इस तरीके से सब्सिडी सिस्टम भी इनके द्वारा यहां पर लागू किया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? वस्त्र बाजार के नाम से जाना जाता है। वस्त्र बाजार को सराय ए अदल कहा जाता था। क्या कहते थे? सराय ए अदल कहा जाता था। ठीक है, सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था वस्त्र व्यापार को, सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। ठीक दोस्तों, ऐसा। तो पहला कौन था इनका? अन्न बाजार, अनाज बाजार, और दूसरा कौन सा हुआ करता था? वस्त्र बाजार। तीसरा जो बचा हुआ चीजें थी जिनको हम कहते थे घोड़ों का बाजार। किसका? घोड़ों का बाजार। ठीक है, या मवेशियों का बाजार। ठीक है, या फिर दास दासियों का बाजार। तो घोड़े, मवेशी, दास दासियां जो हैं वो इस बाजार में बेचे जाते थे। ठीक है, ऐसे घोड़े, मवेशी और जो दास दासियां हुआ करते थे, इनको भी क्या किया गया था? इनको भी नियंत्रित करने के लिए वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। दूसरा होता क्या था कि घोड़े और जो मवेशी या दास दासियां हुआ करती थी, इनको बेचने और खरीदने में पहले क्या होता था? एक ब्रोकरशिप हुआ, मतलब एक मध्यस्थ वर्ग हुआ करता था, जो क्या करता था कि पहले इन घोड़ों या मवेशियों को एक व्यक्ति से खरीदा और दूसरे को बेच देता था। तो वो मध्यस्थ वर्ग जो है वो ज्यादा लाभ कमाता था। जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको कम लाभ मिलता था, यानी जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया उसको कम लाभ मिलता था। अधिक लाभ कौन ले जाता था? जो मध्यस्थ वाला व्यक्ति है वो लाभ ले जाता था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो घोड़े, मवेशी और दास दासियों के जो बाजार होते हैं, यहां से जो मध्यस्थ वाला क्षेत्र है, यानी कि जो मध्यस्थ वाले लोग हैं, ये उसने हटा दिए। और उसने कहा बाजार में ब्रोकर नहीं मुझे दिखने चाहिए। अगर बाजार में कोई ब्रोकर दिखा, मध्यस्थता करता हुआ दिखाया गया, तो उसको तुरंत पकड़ के जेल में बंद कर दो, ऐसा करके। और इस तरीके से उसने अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को वहां पर लागू कर लिया। इसके लिए उसने गुप्तचरी व्यवस्था को भी डेवलप किया, और गुप्तचरी व्यवस्था के अंतर्गत उसने दो प्रकार के गुप्तचर रखे। एक राज्य की तरफ से होते थे, दूसरे प्राइवेट भी होते थे, जो क्या करते थे? समय समय पर, जिनको मुनहसिब कहा जाता था, जो समय समय पर क्या करते थे? अलाउद्दीन खिलजी को, सरकार को इसकी सूचना देते रहते थे बाजार की, कि कोई व्यक्ति बाजार में फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है जिसको दुरुस्त करके रखा था, लागू करके रखा था। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। तो बताइए इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? कुछ भी ऐसा हो तो एक बार बताइए, पहले हम उसको क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या अभी भी रिपीट हो रही है आवाज? अभी क्लियर आ रही है कि रिपीट हो रही है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, कौन सा? राजत्व सिद्धांत। देखिए, राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो शासक हुआ करता था उसको सर्वशक्तिशाली घोषित किया गया। वो बोला कि शासक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी के सजेशन के लिए जो है वो बाध्य नहीं है कि किसी के द्वारा दिए गए सजेशन को वो माने ही माने। और इसके लिए उसने कहा कि जो शासक है वो कैसा है? वो सर्वश्रेष्ठ है,
सर्वशक्तिशाली है, सर्वमान है। उसने बलबन के द्वारा जो रक्त की शुद्धता पर बल देने का सिद्धांत हुआ करता था और शासक का जो देवीकरण किया गया था, यानी शासक को जो नियामत खुदाई ईश्वर की परछाई घोषित किया गया था, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। शासक जो है वो ईश्वर की परछाई नहीं होता है। शासक वो है जिसके हाथ में क्या है, शक्ति है। अगर शक्ति जिसके हाथ में है, सत्ता उसी के हाथ में होगी। ठीक है, ऐसा करके। और इस तरीके से उसने इस प्रकार की चीजों को करने की कोशिश की। उसने यहां पर धर्म और राजनीति, तो धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। साथ ही जो उलेमा वर्ग हुआ करता था, उलेमा वर्ग कौन, तो उलेमा वर्ग जो हुआ करता था, उस उलेमा वर्ग को उसने नियंत्रित कर दिया। और उसने कहा उलेमा वर्ग को अब राज्य की तरफ से कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। उलेमा वर्ग का काम है धार्मिक चीजों को देखना, तो वो धार्मिक चीजों को देखे। न्यायिक चीजें जो हैं वो कौन देखेगा, वो किसकी तरफ से देखा जाएगा, तो बलबन की तरफ से देखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, बलबन ने अपना राजत्व सिद्धांत जो है वो घोषित कर दिया। बलबन जो है वो लगातार चीजों को करता रहा। करने के पश्चात हमें ये देखने को भी मिलता है कि उसने कुछ निर्माण भी करवाए। जैसे उसने दिल्ली में कौशिक ए सीरी नामक महल का निर्माण करवाया, कौशिक ए सीरी नामक महल का निर्माण करवाया था, ऐसा करके। दूसरा, उसने हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, हजार खंबा महल। हजार खंबा महल का मतलब क्या है, हजार खंबे नहीं हुआ करते थे इसमें, लेकिन हमें यह देखने को मिलता है कि हजार खंबे नहीं थे, लेकिन इसमें ये देखने को मिलता है बहुत सारे कैसे हुआ करते थे, खंबे हुआ करते थे। तो कौशिक के सीरी नामक भी इसने एक किले का निर्माण करवाया था। कहते हैं कौशिक के सीरी के किले में इसने एक मीनार के निर्माण करवाने की ये बात कर रहा था। ठीक है, और वो कह रहा था कि कौशिक के सीरी के तहत अंदर जो एक मीनार के निर्माण करवाया जाएगा वो कुतुब मीनार से भी ऊंची होगी। ठीक है, और उसने उसका निर्माण कार्य भी स्टार्ट करवा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से वो 20 फीट ही बना पाया और 20 फीट तक उसका निर्माण करवा पाया, लेकिन उसके बीच में क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने की वजह से उसका आगे का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक, वो क्या करता है, हजार खंबा महल का निर्माण करवाता है। इसके अलावा हौजे खास का निर्माण करवाता है। किसका, हौजे खास का निर्माण करवाता है। ठीक है, इसके अलावा हौज ए आम का निर्माण करवाता है। तो ऐसे करके इसके द्वारा कुछ वहां पर चीजों का निर्माण किया जाता है। अगर वो और समय तक जीवित रहता तो आगे जो हुआ करते थे वो और समय भी क्या करता, अपने जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ा था। कहते हैं इसी समय और भी कुछ चीज़ें की गई थी। इसके समय विधवा और विद्वानों को भी संरक्षण मिलता था। अमीर खुसरो जो हैं वो भी कौन हुआ करते थे, इसके दरबार में रहा करते थे। अमीर हसन दहलवी जो हैं वो भी इसके दरबार में रहा करते थे। अमीर हसन दहलवी, जिनको अगर हम बात करें सादी के नाम से जाना जाता है, तो वो भी इसके दरबार में रहा करते थे। ऐसा करके तो इसके प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। अंतिम समय में लगभग 1316 के आसपास क्या होता है, जब ये पहुंचता है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब इसकी तबीयत खराब हो जाती है तो तबीयत खराब होने की वजह से अत्यधिक ज्वर आता है और 5 फरवरी, कब की बात है, 5 फरवरी 1316 को क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा करके ठीक 5 फरवरी 1316 को जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो मलिक काफूर हुआ करता था, कौन था, मलिक काफूर जो हुआ करता था, मलिक काफूर क्या करता है कि इसके जो 2 बड़े पुत्र होते हैं, जिनका एक का नाम क्या हुआ करता था, तो मैंने एक का नाम बताया था आपको, खिज्र खां, और दूसरा जिसका नाम हुआ करता था सल्दी खां। क्या नाम था, खिज्र खां, खिज्र खां और सल्दी खां। तो ये क्या करता है, खिज्र खां और सल्दी खां को अंधा करवा देता है। मलिक काफूर इनकी आंखें निकलवा देता है और आंखें निकलवा के जेल में डाल देता है। साथ ही तीसरा पुत्र जो हुआ करता था जिसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था, मुबारक शाह नामक व्यक्ति जो हुआ करता था, इसको भी वो क्या करता है, जेल में डलवा देता है। और जेल में डलवाने के पश्चात जो उसका सबसे छोटा पुत्र हुआ करता था, नाबालिग था, जो कैसा था, नाबालिग हुआ करता था, जिसका नाम था खुसरो शाह। क्या हुआ करता था, सिहाबुद्दीन उमर, खुसरो शाह नहीं, सिहाबुद्दीन उमर। सिहाबुद्दीन उमर जो है
इसको वो उत्तराधिकारी बना देता है और पूरी शक्ति जो है वो मलिक काफूर अपने हाथ में ले लेता है। ऐसा करके लगभग 35 दिन तक शहाबुद्दीन उमर जो है वो गद्दी पर बैठा रहता है और उसकी तरफ से शासन कौन चलाता रहता है, तो शासन जो है वो मलिक काफूर चलाता रहता है। लेकिन आगे क्या होता है, मलिक किसके द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा खिज्र खां और सालदी खां जो हुआ करता था, इसकी जेल में वहां पर हत्या करवा दी जाती है। मुबारक शाह खिलजी जो है इसकी भी वहां पर हत्या करवाने का प्रयास किया जाता है। क्या होता है, मुबारक शाह खिलजी जो था वो जेल में था, तो मलिक काफूर जो है कुछ सैनिकों को भेजता है मुबारक शाह खिलजी को मारने के लिए कि जाओ जेल में इसकी हत्या करवा दी जाए। तो वो सैनिक जाते हैं मुबारक शाह खिलजी के पास। मुबारक शाह खिलजी समझ जाता है कि ये मुझे काहे के लिए आए हैं, मारने आए हैं। तो वो कहता है ठीक है सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें मारना है मार देना, लेकिन तुम पहले मेरी बात सुनो। वो बताता है कि देखो तुम मेरे पिता के सैनिक हुआ करते थे, तुम्हें उनके प्रति वफादार होना चाहिए। तुम जिसके कहने पर अभी मुझे मारने आए हो वो खुद अपने आप में कौन है, एक गुलाम हुआ करता है, ठीक है। और आप सोचो कि जिसने उसको खरीदा, जिसने उसको इतने अधिकार दिए, जिसके राज्य में वो इतना पावरफुल व्यक्ति बना, वो उसके लिए वफादार नहीं हुआ, तो समझो वो तुम्हारे लिए वफादार क्या होगा। और ऐसे करके वो जो सैनिक हुआ करते थे उन सैनिकों को अपने साथ मिला लेता है और मुबारक शाह जो है वो ऐसा साथ में मिला लेता है मुबारक शाह खिलजी। आगे जाके क्या आता है, वही सैनिक मुबारक शाह खिलजी को अपने साथ में लेते हैं और किसके पास चले जाते हैं, मलिक काफूर के पास जाते हैं और मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। और इस तरीके से लगभग 35 दिन तक मलिक काफूर का शासन चलता रहता है और फिर समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऐसा करके मुबारक शाह जो है वो शहाबुद्दीन उमर को शासक बने रहने देना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग 60 दिन बाद क्या करता है, शहाबुद्दीन उमर की हत्या करवा देता है। शहाबुद्दीन उमर की हत्या करवाने के पश्चात अगला शासक कौन बनता है, मुबारक शाह खिलजी बन जाता है। कौन सा बनता है, मुबारक शाह। ऐसा मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है, ठीक है। कब शासक बनता है, 1316 में बनता है और 1320 तक जो है वो शासक बना रहता है। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम शासक हुआ करता था जो स्वयं को खलीफा घोषित करता है। कैसा घोषित करता है, खलीफा घोषित, ये कहता है मैं ही खलीफा हूँ, ऐसा करके। इसके समय क्या होता है, तो इसके समय एक तो भारत में मंगोल आक्रमण फिर से होता है और दूसरा अगर हम बात करें इसके समय जो देवगिरी हुआ करता था, देवगिरी पर फिर से आक्रमण किया जाता है और देवगिरी का पूर्णतः विलय दिल्ली में कर लिया जाता है। बात समझ आई। ऐसा मुबारक शाह खिलजी जो हुआ करता था वो खलीफा हुआ करता था, उस मतलब स्वयं को उसने खलीफा घोषित किया था और वो अजीब हरकतें किया करता था। वो कभी कभी क्या करता था, महिलाओं के वस्त्र पहन के और दरबार में आ जाता था, ठीक है। महिलाओं का जो पहनावा होता है वैसे वस्त्र पहनेगा और दरबार में आ जाएगा, ठीक है। कभी आधे वस्त्र पहन के अर्धनग्न अवस्था में क्या हो जाता था, दरबार में आ जाता था। कभी बिना वस्त्र पहने ही दरबार में आ जाता था, ऐसे करके। तो अजीब गरीब किस्म की वो हरकतें जो हैं वो वहाँ पर किया करता था। कुछ समय तक उसका शासन बना रहा, यानी 1320 तक जो है वो उसका शासन बना रहा, ठीक है। उसी के समय क्या होता है, उसका एक मित्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था, नासिरुद्दीन नामक व्यक्ति हुआ करता था जो मुबारक शाह का मित्र था और ये कहाँ का था, गुजरात का हुआ करता था। कहाँ का था, गुजरात का हुआ करता था। दूसरा अगर हम बात करें, ये एक भारतीय मुसलमान था। कौन हुआ करता था, भारतीय व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन नया नया इसने ये क्या बनाया था, मुसलमान बनाया था, ऐसे करके। और इसी कारण इसको नवीन मुसलमान कहा जाता था, ठीक है। ऐसा करके अब क्या होता है, कुछ समय तक तो है वो इसके अधिकार क्षेत्र में रहता है, मतलब कुछ समय तक जो है वो उसके अधीन रहने लगता है। 1320 के आसपास क्या होता है, नासिरुद्दीन खुद इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो क्योंकि समय समय पर इसको अपमानित भी करता रहता था, ठीक है, कुछ भी बोल देता था, तो नासिरुद्दीन जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। और 1320 में क्या होता है, नासिरुद्दीन कुछ सैनिकों के साथ जाता है और मुबारक शाह की हत्या कर देता है। मुबारक शाह की हत्या करने के बाद खुद शासक बन जाता है। क्या होता है, खुद शासक बन जाता है। जब नासिरुद्दीन खुद शासक बन जाता है तो जो दिल्ली के अमीर वर्ग हुआ करता था, उस दिल्ली के अमीरों को, वॉइस रिपीट हो रही थी क्या कुछ? हाँ तो सही हो गया। हाँ मैंने पूछा था, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने चलिए। नासिरुद्दीन जो है वो कैसा होता है, भारतीय मुसलमान होता है, इसलिए दिल्ली के जो अमीर वर्ग हुआ करता था, यानी ईरानी जो अमीर वर्ग हुआ करता था, जो तुर्की मुसलमान हुआ करते थे, उनको इसका शासन पसंद नहीं आता है। और जब शासन उनको इनका शासन पसंद नहीं आता है तो कहते हैं
कि ये गाजी मलिक को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। किसको? गाजी मलिक जो हुआ करता था उसको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, ठीक है, ऐसा करके, जो कि पंजाब के आसपास का, झांसी और पंजाब के आसपास का सूबेदार हुआ करता था। गाजी मलिक आता है, विद्रोहियों का नेतृत्व करता है। हालांकि माना जाता है कि जो नासिरुद्दीन हुआ करता था, नासिरुद्दीन को उसके समय, जब नासिरुद्दीन शासक बनता है तो नासिरुद्दीन को उसके समय जो दिल्ली के सूफी संत हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का समर्थन था। किसका समर्थन था? निजामुद्दीन औलिया का समर्थन हुआ करता था। और नासिरुद्दीन ने बहुत सारा धन जो है वो भी निजामुद्दीन औलिया को दिया था, ठीक है, ऐसा करके। और दिल्ली के बहुत सारे लोगों को अपने सपोर्ट में भी ले लिया था। क्या करके? धन वितरित करके, धन देके। आगे जाके क्या होता है? गाजी मलिक के नेतृत्व में विद्रोही आगे बढ़ते हैं, नासिरुद्दीन से युद्ध होता है जिसमें नासिरुद्दीन पराजित हो जाता है और 1320 में क्या होता है? नासिरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार दिल्ली में फिर से एक बार तख्ता पलट हो जाता है और खिलजी वंश का अंत हो जाता है। और खिलजी वंश का अंत होने के बाद तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। कौन से वंश के? तुगलक वंश की स्थापना होती है, ठीक दोस्तों, ऐसा करके। तो ये खिलजी वंश हुआ करता था, जो कि आपका कैसा होता है? कंप्लीट होता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा नासिरुद्दीन। अगर नासिरुद्दीन ऑप्शन में नहीं है तो क्या माना जाएगा? मुबारक शाह, ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिकली खिलजियों का उत्तराधिकारी तो मुबारक शाह हुआ करता था। नासिरुद्दीन जो है वो तो कैसा था? एक भारतीय मुसलमान था, ठीक है, ऐसा करके। तो अगर नासिरुद्दीन ऑप्शन में है तो आप लगा देंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे? मुबारक शाह लगाएंगे। बात क्लियर? ऐसा। तो इस तरीके से आपका खिलजी वंश अंत हो जाता है। देखिए खिलजी वंश के सैन्य सुधार के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, बाजार नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, अलाउद्दीन के सैन्य अभियान के संबंध में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो मुझे भी बताएं। क्वेश्चन अमित का। नहीं मित्र, मोहम्मद शाह रंगीला की ये हरकतें नहीं हुआ करती थी। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो हुआ करता था तो उसके समय कहते हैं महिलाओं और हिजड़ों का प्रभुत्व जो है वो दरबार में बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि वो महिलाओं के प्रति कैसा होता था? ज्यादा एक रुझारू व्यक्ति हुआ करता था, इसलिए उसको रंगीला की उपाधि दी गई थी, ठीक है, ऐसा करके। ये जो था मुबारक शाह जो हुआ करता था उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। खलीफा घोषित का मतलब करने का मतलब क्या है? वो अपने आप को कह रहा है मैं शासक हूं, मैं जेंडर की इक्वलिटी और इनइक्वलिटी पे बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मैं किसके समान हूं? मैं शासक के समान हूं, ठीक है, मतलब जो मैं किसके समान हूं? मैं मोहम्मद पैगंबर के समान हूं, ठीक है, ऐसा करके, मैं खलीफा के समान हूं, ऐसा। और इसीलिए वो कहता है कि मैं धार्मिक रूप से प्रमुख हूं, ऐसा, और मुझे ईश्वर तुल्य माना जाए, इसलिए वो कहता है कि मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे? इसलिए इस वजह से वो क्या करता है? इस प्रकार की हरकतें वो किया करता है ना, ऐसा। ठीक है अमित? ओके स्वाति, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ। ओके अमित, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं और कल जो है वो हम तुगलक वंश पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कल की क्लास में मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।